हेलो 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 हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। कैसे हैं आप सभी लोग? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो भाई, हो गया बैकलॉग पूरा कंप्लीट? अब तो ठीक है, बैकलॉग वैकलॉग कंप्लीट हो गया अच्छे से? हाँ, अब ठीक है। लेक्चर नहीं लिया 2-3 दिन, सही रहा? भाई साहब, कितने कामचोर हो ना तुम। कितने कामचोर हो ना, इतने कामचोर हो ना, क्या कहा जाए, उसका कोई जवाब नहीं है। जितना सोचा था उतनी पढ़ाई करी, या इससे अच्छा थोड़े एक एक घंटे के लेक्चर ही हो जाते, वो ज्यादा अच्छा होता? जल्दी बताओ। जितना सोचा था टाइम का यूज करेंगे, उतना टाइम यूज किया? चलिए, ये ड्यूअल नेचर हमें पढ़ना है। गलती से लिखा हुआ था यहाँ पे, ड्यूअल नेचर लेक्चर नंबर 2। और आज का गोल है, सबसे पहले बेटा थोड़ा रिवीजन करा दूंगा। जो भी कल हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे, चीजें कंटेक्स्ट हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है? आज का जो हमारा गोल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। किया लेक्चर, किया, बहुत अच्छी बात। कर लिया तो ज्यादा अच्छा है। अब यहां से थोड़ा लग के मेहनत कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं किया तो फिर तो यार, मतलब कितना गलत है। उससे अच्छा तो पढ़ ही लेते ना हम। कितने लोगों ने टाइम का यूज किया, जल्दी बताना। कितने लोगों ने टाइम का यूज किया? टाइम का यूज किया? सर 50% यूज किया, बस यूज किया। 90% यूज किया, जितना सोचा था बैकलॉग कंप्लीट करेंगे, 90% यूज किया। सी, लेस देन 50%, लेस देन 50%। ईमानदारी से जवाब देना, कितना यूज किया टाइम का? अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करने के लिए दिए थे, वो किया आपने? एक चैप्टर तो मैंने ही तुम्हें रिवाइज करा दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, कमॉन 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 कमॉन, जल्दी कमॉन। तो मुझे लगता है कि मेजोरिटी बच्चे 50% यूज किए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। 50% यूज किए होंगे, 50% यूज किए होंगे, है ना? 50% से ज्यादा बहुत कम ही बच्चा होगा जो यूज किया होगा। अगर यूज किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए देखते हैं। 42% लोगों ने 50% यूज किया, 34% लोगों ने 90% यूज किया, और 20% लोगों ने लेस देन 50% यूज किया है। 20% लोगों ने, और 34% लोगों ने किया है, और 42% लोगों ने लेस देन 50% यूज किया है। और ये वही लोग रहे होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो लेक्चर का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे। एक बात बताओ, तुमने 50% टाइम का यूज किया, अगर साथ में एक एक घंटे का लेक्चर मिल जाता तो इसमें फायदा किसका होता, सोचना। अगर तुमको 11 घंटे रिवीजन करना है, उस 11 घंटे में यार तुम 9 ही घंटा करते, 1-1.5 घंटा पढ़ लेते, तो उस कितना फायदा होता, बोलो? सोचो, होता कि नहीं होता, खुद बताओ। वो तो चलो, खैर, मतलब क्या बोलूं मैं, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन अच्छा नहीं लगा मुझे, बिल्कुल भी तुम एकदम स्ट्राइक पे बैठ गए थे, बिल्कुल लेक्चर नहीं होना चाहिए। एक दिन मेरा एक्स्ट्रा लेक्चर हुआ, उसी दिन तुम वो करने लगे। लेकिन साथ साथ में ना, सबसे अच्छा होता कि थोड़ा थोड़ा अब पढ़ भी लेते, आधा घंटा 45 मिनट के भी लेक्चर होते,
तो कितने अच्छे तरीके से वो भी हो जाता, पढ़ भी लेते, टाइम का अच्छा यूज हो जाता। कोई बात नहीं, चलिए सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क करेंगे और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी, जो फोटोन के बारे में आपने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था बताइए। फोटोन के बारे में क्या क्या पढ़ा था बताइए, क्या क्या पढ़ा था फोटोन के बारे में बताइए। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है सर? रेस्ट मास ऑफ फोटोन अगर आपसे पूछे, रेस्ट मास लिख के पूछे, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, तो आप लिखेंगे 0 होता है सर। रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है। और अगर आपसे पूछता चार्ज ऑफ फोटोन, फोटोन का चार्ज कितना होता है, तो फोटोन का चार्ज 0 होता है, वो होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है फोटोन। तीसरा, फोटोन कैन नॉट डेविएट इन, फोटोन कैन नॉट डेविएट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट नहीं होता। रीजन बताओ क्यों नहीं होता? तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वो डेविएट होगा जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस पर तो फोर्स ही नहीं लगता, इस पर तो फोर्स ही नहीं लगता। एनर्जी ऑफ फोटोन की अगर मैं बात करूं, एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करूं, तो फोटोन का एनर्जी बेटा हम लिखते हैं H इंटू एफ। इसी एफ को लिख सकते हैं सी बाई लेमडा, एस सी बाई लेमडा, और इसी एच और सी की वैल्यू पुट करते तो 2 इंटू 10⁻⁻25 बटा लेमडा इन मीटर। और इसी का एक फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने पढ़ा था, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें लेमडा को हम एंगस्ट्रम में पुट करते हैं। यही पढ़ा था आपने? हाँ सर। स्पीड ऑफ फोटोन की अगर बात की जाए, तो स्पीड ऑफ फोटोन जो वैक्यूम में होता है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ के बराबर होता है। लेकिन स्पीड ऑफ फोटोन किसी मीडियम में हो, स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम एयर में कांस्टेंट होता है, लेकिन किसी मीडियम में देखें तो v बराबर आपका आता है c बाई म्यू। इसी म्यू को लिख सकते हैं रूट अंडर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। बिल्कुल सही लिखा है बेटा, बिल्कुल सही लिखा है। 1 अपॉन रूट अंडर म्यू एम और एप्सिलॉन एम, दोनों फॉर्मूला सही है। क्यों? ये मीडियम की परमिटिविटी और परमिएबिलिटी है। इसी को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन म्यू नॉट बन के चला जाता है ऊपर में सी। याद है आपको? सी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन। सही है बेटा, सही है बेटा। चलिए सातवीं चीज सबसे इंपॉर्टेंट, एनर्जी ऑफ लाइट बीम क्या होता है? एनर्जी ऑफ रेडिएशन। अगर एनर्जी ऑफ रेडिएशन आपसे पूछे तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन E बराबर होगा NHF, जहां पे N क्या है? नंबर ऑफ फोटोन। N क्या है? नंबर ऑफ फोटोन। आठवीं, मोमेंटम ऑफ फोटोन अगर आपसे पूछे कि बताओ मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होगा, तो याद रखिएगा E बराबर PC। तो यहां पे मोमेंटम फोटोन हो जाएगा बेटा E बाई सी। E हो गया तुम्हारा H, C बाई लेमडा लिखेंगे तो C बाई लेमडा और C से कट के H बाई लेमडा। याद है ये? नेक्स्ट इज मूविंग मास ऑफ फोटोन। अगर मास पूछा जाए रेस्ट तो 0, मूविंग मास ऑफ फोटोन पूछा जाए, मास ऑफ फोटोन पूछा जाए तो मूविंग मास ऑफ फोटोन होता है, पी को हम अगर लिखे बेटा यहां पर ध्यान से देखिए m इंटू सी, तो m इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर। क्या यहां पे ई बाई सी स्क्वायर? बिल्कुल सही है। ई को आप लिख सकते हो एच सी बाई लेमडा, सी से सी कटेगा तो एच बाई लेमडा इंटू सी। ये हो गया तुम्हारा मूविंग मास ऑफ फोटोन। हेंस फोटोन डेविएट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में फोटोन पे फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये याद रखिए। क्यों? उसके पास मूविंग मास होता है। जब वो रेस्ट में होगा तब उसके पास इफेक्टिव मास नहीं होगा, लेकिन जब मोशन में होगा ना तो उसके पास मास होगा, और उस मास को हम लिखते हैं E बाई सी स्क्वायर। जहां पे E को लिख देंगे सी बाई लेमडा तो H बाई लेमडा सी आ जाएगा। हेंस फोटोन डेविएट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, फोटोन ग्रेविटेशनल फील्ड में डेविएट होता है। पावर ऑफ रेडिएशन यहां पे लिखेंगे आप, पावर ऑफ रेडिएशन। पावर ऑफ रेडिएशन को भी हम डिफाइन करेंगे P से, जो कि होगा एनर्जी बाई टाइम, टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड। तो E हो जाएगा आपका NHC बाई लेमडा इंटू टी। यहां से नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकालोगे तो N बाई टी हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, तो P लेमडा बटा HC। बताइए सही है कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम लिखते हैं टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। E बाई टी को हम P लिख देंगे तो P बाई A को इंटेंसिटी लिख सकते हैं, P बराबर I इंटू ए, जहां पे P क्या है? पावर। पावर बराबर इंटेंसिटी इंटू एरिया होता है। इंटेंसिटी आपका निकल के आता है, अगर एनर्जी ऑफ नहीं N भी आएगा,
मतलब अगर टोटल एनर्जी लिखो तो ई लिखोगे, फोटोन की एनर्जी लिखोगे तो एन एच एफ लिखोगे, फोटोन की एनर्जी लिखोगे तो एन एच एफ लिखोगे। तो ई को लिख सकते हो एन एच सी बाई लेमडा ए टी, सही तो है। अब अगर आप लेमडा ना लिखे, एच एफ लिखे, तो एन एच एफ बाई ए टी, ये भी सही है। टोटल एनर्जी को हम लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन इंटू एच एफ, तो टोटल एनर्जी को लिखा एन एच एफ बाई ए टी। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटोन एंड फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन एंड फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख दोगे तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन होता है। कब? जब फ्रीक्वेंसी तुम्हारा क्या हो, फ्रीक्वेंसी तुम्हारा क्या हो, कांस्टेंट होता। नेक्स्ट इज रेडिएशन प्रेशर। हमने पढ़ा था एक रेडिएशन प्रेशर, ईएमबी में पूरा पूरा डिराइव करा दिया था आपको। रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर जो होता है वो होता है P बराबर I बाई सी, जब सरफेस कैसा हो, एब्जॉर्बिंग हो, कंप्लीट एब्जॉर्बिंग हो, कंप्लीट एब्जॉर्बिंग हो, एब्जॉर्बिंग कंप्लीट हो, तो ये होता है रेडिएशन प्रेशर, होता है 2I बाई सी, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। तो ये है आपका रेडिएशन, पी नहीं है, सॉरी मतलब मोमेंटम नहीं है ये, पावर नहीं है, मोमेंटम नहीं, रेडिएशन प्रेशर है, रेडिएशन प्रेशर है कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। अब मुझे बताओ, जितना मैंने तुम्हें पिछले 1.5 घंटे में, पिछले क्लास के 1.5 घंटे में पढ़ाया होगा, सारा रिवाइज करा दिया कि नहीं? और ये इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में तुम्हारे पास होना चाहिए। $1 मिलियन स्लाइड कहते हैं इसको। ये है क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। नीट के 10 साल में इससे 4 सवाल पूछे हैं और सिंपल सिंपल डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड है, सिंपल सिंपल डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड है, सिंपल सिंपल डायरेक्टली क्या है, थ्योरी बेस्ड है। बोलो मजा आया कि नहीं? ले भाई सर, इसी तरीके से हमारा शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए। ये $1 मिलियन स्लाइड है और एक लाइन में सीधा शुरू किया और वो पॉइंट लिख के खत्म किया। कुछ बचा है तो बता दो, हो सकता है कुछ बचा हो। रेडिएशन प्रेशर का जनरलाइज फॉर्मूला भी आपको कराया था मैंने ईएमबीएम में, लेकिन उसकी नीड नहीं पड़ेगी, यहां तक आपका 100% काम। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर नहीं पढ़ाए थे सर, ईएमबीएम में जाके चेक करिए, पूरा डिटेल में ड्राइव कराया हुआ है। चेक करिए बेटा, जाइए चेक चेक करिए, चेक। चलिए लिख लीजिए इसको अच्छे से, इसको अच्छे से लिख लीजिए। मेन मेन यही सारे पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है, और इसको लिख के, इसी इतना ही पॉइंट लिख के दीवार पर अच्छे से चिपका लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक है, सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से आप लिख के दीवार पर चिपका लेंगे। चलिए चलिए डन, चलिए शुरू करें, शुरू करें। क्योंकि देखो ना, ये सारे फोटोन की सारी प्रॉपर्टी एक जगह लिख देना हमने, और इतना डिटेल में एक जगह पे कहीं नहीं मिलेगा आपको जितने अच्छे से मैंने यहां पर लिख दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल था, इफ ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट हैविंग सेम पावर देन बीच हैज लार्ज नंबर ऑफ फोटोन। अगर ग्रीन लाइट और रेड लाइट का पावर सेम है तो किसके रेडिएशन में नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होगा? तो ये मैं कमेंट बंद करता हूं और आपको समय देता हूं पूरा 60 सेकेंड का। आराम से इस सवाल को पहले पढ़िए। ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट हैविंग सेम पावर देन बीच कलर हैव लार्ज नंबर ऑफ फोटोन। तो लार्ज नंबर ऑफ फोटोन किस में होगा ये बताइए। ठीक है, चलिए पोल क्रिएट कर देता हूं, करिए, मैं भी साथ साथ में करता हूं। तो पावर सेम बोला है, पावर ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू पावर ऑफ रेड लाइट। बहुत बढ़िया, रेड लाइट पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तुक्का मत लगाना यार तुम लोग बड़ा डर लगता है तुम्हारे तुक्के से, तुक्का मत लगाना। आराम से विजुलाइज करो, देखो क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, आराम से देखो।
चलो बी इज योर करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ फोटोन इन रेड लाइट इज ग्रेटर द नंबर ऑफ फोटोन इन ग्रीन लाइट। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। पोल को रोक देते हैं। बी इज योर करेक्ट आंसर। देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। ओ भाई साहब 53% लोगों ने सही जवाब दिया। ये 17% लोगों ने बराबर बोला है नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, केमिस्ट्री की तो ऐसी तैसी कर दी तुमने। 27% लोग सी नंबर ऑफ ग्रीन में ज्यादा फोटॉन्स बोल रहे हैं। 53% लोगों ने करेक्ट जवाब दिया है। अब मैं कहना चाहूंगा उन सभी विद्यार्थियों को जो ये 27% जवाब दिए हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं ऐसा क्यों दिए। जिनका सही हो गया बहुत बहुत बधाई बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब सीख गए। बिल्कुल कमेंट मत करना, ठीक है। बाकी जो 27% लोग दिए हैं ऐसा क्यों किए, ठीक है, पहली बात तो। दूसरी बात, चप्पल नीचे पड़ा हो तो उठा के खुद को चप्पल मारे, ठीक है, खुद को चप्पल मारे, ठीक है। अब देखिए यहां पर बोला है ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट हैविंग सेम पावर, तो पावर बराबर कर दो। पावर क्या होता है सर? टोटल एनर्जी बाई टाइम, तो टोटल एनर्जी बाई टाइम, टोटल एनर्जी बाई टाइम। टोटल एनर्जी लिखेंगे NHF बाई टी, NHF बाई टी। ग्रीन लाइट के लिए लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रीन H इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन। रेड लाइट के लिए लिखेंगे नंबर ऑफ रेड लाइट H इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट। H से H कट गया, दोनों का पावर बराबर तो बराबर लिखेंगे। अब एक बात बताओ, N इंटू F का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होगा? हाँ सर, N इंटू F का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होगा। अब तुम्हें पता है कि ग्रीन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो नंबर ऑफ ग्रीन कम होगा, और रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो नंबर ऑफ रेड ज्यादा होना पड़ेगा। NF का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है, तो NF का प्रोडक्ट ग्रीन के लिए और रेड के लिए कांस्टेंट रखना है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसमें नंबर कम, और फ्रीक्वेंसी ग्रीन की ज्यादा होती है तो ग्रीन में नंबर कम होगा। है वेवलेंथ लिया तो वेवलेंथ नीचे हो जाएगा, वेवलेंथ से भी कर सकते हैं। वेवलेंथ से किया तो गलत आ जाएगा। वाह बेटा, लिखिए वेवलेंथ से करिए। नंबर ऑफ फोटोन Hc बाई लेमडा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये पावर कॉन्स्टेंट है तो ये कॉन्स्टेंट लिखोगे। अब Hc तो दोनों के लिए सेम होगा, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। किसका लेमडा ज्यादा है सर? रेड का, तो रेड का लेमडा ज्यादा है तो रेड का नंबर ज्यादा होगा। ये तो और आसान हो गया ये। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। देखो पावर क्या बोला है कि सेम बोला है दोनों का। पावर को क्या लिखेंगे? NHc बाई लेमडा इंटू टी, दोनों का सेम होना चाहिए। अब इसमें साफ साफ तुम देख रहे हो Sc बाई टी कॉन्स्टेंट है तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा आ जाएगा। लेमडा रेड का ज्यादा होता है तो रेड का नंबर ज्यादा होगा। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ये तो और आसान हो गया। कभी कभी तुमको शर्म आती कि नहीं खुद पे? चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 MeV फोटोन। 1 MeV फोटोन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो बड़ा आसान है, एनर्जी इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब होता है 10⁶। एनर्जी हमको दिया हुआ है, अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट लिख सकते हो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। अब यही से तुम निकाल लो कि ये तुम्हारा हो जाएगा, लेमडा को यहां ले आओ तो यह हो जाएगा 12400, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, 12400 बटा 10⁶, तो ऊपर चला जाएगा और लेमडा एंगस्ट्रम में आएगा। ये तो लेमडा बराबर आ गया 12400 इंटू 10⁻⁻6 एंगस्ट्रम। आंसर आ गया। 1 2 3 काट दोगे तो 12.4 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रम लिख सकते हो। ये वेवलेंथ आ गया। तो बड़ा आसान है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखोगे डायरेक्ट आप 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा का मतलब 10⁶, तो 10⁶ ऊपर चला जाएगा बस, और वेवलेंथ तुम्हारा एंगस्ट्रम में आएगा। क्या पूछा? अच्छा फ्रीक्वेंसी पूछा है रे, अरे रे फ्रीक्वेंसी पूछा, मैं वेवलेंथ निकाल रहा हूं। ओहो, फर्जी में टाइम खराब कर दिया। ये क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 MeV फोटोन। अच्छा, तो E बराबर HF, तो F बराबर हो जाएगा E बाई H, और E दिया है तुम्हारा 1 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा H की वैल्यू तो 1.6 इंटू 10⁻34। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू तुम्हें पता ना, 10⁶, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई, नहीं इलेक्ट्रॉन चार्ज, हाँ 1.6, हाँ सही तो है 6.4, ओ हो 6.6 6.63, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू थी 6.63, 6.63, तो 6.63 इंटू 10⁻34 ऐसा आएगा।
अब ये 6 और -19, तो ये हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड 6.63, और 10 का पावर -19 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, -13, और 10 का पावर -34। तो ये तुम्हारा 1.6 डिवाइडेड 6.63, ये लगभग लगभग तुम सॉल्व कर लो, ये कट के आ जाएगा 10 का पावर -34 ऊपर +34 और -13। तो 1.6 डिवाइडेड बाई 6.6 मल्टीप्लाई 10 का पावर, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 21। ये आ रहा है तुम्हारा, ये आ रहा है तुम्हारा, ये हर्ज। ठीक है, क्लियर है क्या? मैंने वेवलेंथ निकाल दिया था। क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए। If the power of light is 10 किलोवाट and wavelength is 300 नैनोमीटर, then find number of photon per second। देखो ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। पावर ऑफ लाइट इज 10 किलोवाट, पावर ऑफ लाइट इज 10 किलोवाट एंड वेवलेंथ इज 300 नैनोमीटर, वेवलेंथ इज 300 नैनोमीटर, देन फाइंड नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो सबसे पहले पावर को हम लिखते हैं टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड, P बराबर हो जाएगा टोटल एनर्जी N एच सी बाई लेमडा इंटू टी, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड N बाई टी, तो N बाई टी इज इक्वल टू होगा P लेमडा बटा एच सी। P बोलो कितना है, P है तुम्हारा 10, और किलो को लिख सकते हैं 10 का पावर 3, इंटू लेमडा है 300 नैनोमीटर, मतलब 300 इंटू 10 का पावर -9, डिवाइडेड बाई एच सी की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 इंटू 10 का पावर -25। एच और सी की वैल्यू एसआई यूनिट में यही तो आया था। अच्छा ऐसा लिख सकते हैं, एच और सी की वैल्यू डायरेक्ट एसआई यूनिट में ये आया था, एच और सी, एच और सी ये तुमको प्रूफ किया हुआ है मैंने 10 का पावर -25, तभी तो एच सी बाई लेमडा में ये फैक्टर तुमने लिखा था। तो अब तो आसान हो गया, 2 से 300 का काटोगे तो 150 आ जाएगा, तो ये तो रहने दो 150, और -25 और ये है 10, तो 1500 लिख लो, और 10 का पावर 3, 10 का पावर -9, तो ये बनेगा 10 का पावर -6 और 10 का पावर 25, 25 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो होगा 1500 इंटू 10 का पावर 19, 25 में से 6 जाएगा 19 और 2, तो ये से लिख सकते हो 15 इंटू 10 का पावर 21, लगभग लगभग 15 इंटू 10 का पावर 21 आया तुम्हारा आंसर, 15 इंटू 10 का पावर 21। तो इन सब चीजों में ना कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो देखो 15 इंटू 10 का पावर 21, मजा आ गया। नेक्स्ट देखो, अ प्लेट ऑफ मास 10 ग्राम इज इन इक्विलिब्रियम इन एयर ड्यू टू लाइट बीम ऑन अ प्लेट, देन पावर ऑफ द बीम इफ सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट इज ए एंड कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहां पे समझना मजेदार सवाल है, ये मजेदार सवाल है। ये सवाल क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। ये कह रहा है अ प्लेट ऑफ मास 10 ग्राम इज इन इक्विलिब्रियम इन एयर ड्यू टू लाइट बीम, बीम ड्यू टू लाइट बीम, लाइट बीम की वजह से इक्विलिब्रियम में। सर ये कैसे हो सकता है, जैसे देखो ये एक प्लेट है, ठीक है, हाँ सर प्लेट है, इस प्लेट पर हमने रेडिएशन ऑन कर दिया, लाइट ऑन कर दिया, तो लाइट ऐसे जाएगा और कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो लाइट का बीम यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा, लाइट यहां जाएगा वापस आ जाएगा, लाइट यहां जाएगा वापस आ जाएगा, लाइट यहां जाएगा वापस आ जाएगा। तो एक बात बताओ, लाइट का एक फोटोन अगर वापस टकरा के वो आया है तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज होगा, तो एक फोटोन के पास मोमेंटम होता है एच बाई लेमडा, अब वो जाके टकराया और वापस आया है तो चेंज इन मोमेंटम हो गया 2h बाई लेमडा, एक फोटोन का। वैसे वैसे कितने फोटोन है, बहुत सारे फोटोन है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम अगर मैं पूछूं तो आप लिख सकते हो 2h बाई लेमडा हो जाएगा एक फोटोन का, टोटल चेंज इन मोमेंटम एक फोटोन। और वैसे वैसे एन फोटोन है तो एन एच सी बाई लेमडा लिख सकते हो, सॉरी एन एच बाई लेमडा लिख सकते हो। एक फोटोन की मोमेंटम कितनी होती है, एच बाई लेमडा, एक फोटोन की मोमेंटम होती है एच बाई लेमडा, और जाके टकराया और वापस आ गया एच बाई लेमडा से, तो चेंज इन मोमेंटम इतना हो जाएगा। हाँ सर चेंज इन मोमेंटम इतना हो जाएगा, और चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, क्या ये फोर्स हो जाता है, तो फोर्स हो जाएगा आपका 2NH बाई लेमडा इंटू टी, ये तुम्हारा फोर्स आ गया। सर ठीक है, ये फोर्स आ गया। अब इतना फोर्स ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पे लगा है, किसने लगा है, प्लेट ने, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितना फोटॉन्स पे फोर्स लगा है उतना ही ये फोटोन की वजह से प्लेट पर फोर्स ऊपर लगा होगा, हाँ, और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगा है, तो इसको mg के इक्वल कर दो। अब तुम्हें क्या दिया, 10 ग्राम मास दिया, इक्विलिब्रियम इन एयर ड्यू टू लाइट बीम ऑफ प्लेट, पावर ऑफ द बीम इज P, तो पावर ऑफ द बीम पूछा है, सरफेस एरिया A दिया हुआ है, ठीक है, पावर ऑफ द बीम पूछा है, तो बीम के पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो पावर बराबर आपका होता है P इज इक्वल टू पावर टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम, यही तो होता है पावर, ठीक है, यही तो होता है पावर।
ठीक है, एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, NHC लेमडा इंटू टी, ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो यहां से क्या पूछा अपने से, प्लेट, देन पावर ऑफ द बीम पूछा, पावर ऑफ द बीम पूछा। तो एक बात बताओ, NH बाई टी, NH बाई टी ये टर्म, NH बाई लेमडा टी पूरा, NH बाई लेमडा टी, अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से NH बाई लेमडा टी ये पूरा को क्या लिख सकता हूं, P बाई सी पावर, ठीक है। तो NH बाई लेमडा टी को मैं लिख सकता हूं P बाई सी, तो P बाई सी इज इक्वल टू होगा NH बाई लेमडा टी। ये क्वेश्चन दूसरा है, हाँ सर दूसरा है। तो यहां पे क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम आ गया फोर्स, वहां से वैल्यू लिख लो NH बाई लेमडा टी, तो NH बाई लेमडा टी को मैं लिख सकता हूं P बाई सी, तो ये हो गया 2P बाई सी इज इक्वल टू mg, तो पावर इज इक्वल टू आ गया mgc बाई 2, ये आंसर आ जाए। जहां पे m है तुम्हारा 10 ग्राम और g की वैल्यू वही मास है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को चेंज कर लो केजी में, और g तुम्हारा 10 और स्पीड ऑफ लाइट तुम जानते हो, यहां से पावर निकल जाएगा। मास बोलो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, जी की वैल्यू 10 और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बटा 2। ये अलग मैटर है, सॉल्व करके क्या आएगा वो तो आज दिख रहा है, ये 3 आ गया, 2 आ गया तो 1.5, बाकी टर्म को सॉल्व कर दो, ये तुम्हारा वॉट आंसर आ गया पावर। ये है पावर ऑफ द बीम। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा, तो बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। ये मैंने जो किया है प्योर कंसेप्ट से किया है, यह है चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, और चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम फोर्स होता है। तो एन कहां से है, नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई करूंगा ना, एक फोटोन थोड़ी ना जा रहा होगा, बहुत सारे फोटोन जा रहे होंगे, बहुत सारे फोटोन जा रहे होंगे। यह सवाल बहुत क्रिएटिव लगा आपको, क्रिएटिव लगा आपको, और ये सवाल को एकदम बेसिक से उठाया मैंने। बेसिक से कैसे उठाया, एक फोटोन की मोमेंटम h बाई लेमडा, तो टकरा के वापस आया तो इसकी मोमेंटम कितनी हो जाएगी h बाई लेमडा, तो चेंज इन मोमेंटम हो गई 2h बाई लेमडा। तो 2h बाई लेमडा एक फोटोन की मोमेंटम चेंज हुई है। बहुत सारे फोटोन होंगे तो कितने फोटोन होंगे, n फोटोन मान लिया तो n 2h बाई लेमडा, इसको टाइम से डिवाइड कर दिया, फोर्स आ गया, इसी फोर्स से mg को बैलेंस करती है। और यहां पे हमें पावर निकालना था, तो पावर का रिलेशन ये जानते हैं, तो NH बाई लेमडा टी को हम PC बोल सकते हैं, तो इसको हमने PC बोल दिया, P बराबर हो गया mgc बाई 2, सिंपल है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोमेंटम ऑफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम विल बी, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। क्या है, मोमेंटम ऑफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज, तो देखो मोमेंटम P इज इक्वल टू h बाई लेमडा, खत्म। h की वैल्यू हम जानते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई लेमडा हो गया 5 इंटू एंगस्ट्रॉम मतलब 10 का पावर माइनस 10। 6.6 को 5 से डिवाइड करो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये हो गया तुम्हारा 34 से 10 घटेगा तो 10 का पावर माइनस 24, ऐसा कुछ है। 1.3 इंटू 10 का पावर माइनस 24 है 34, और एंगस्ट्रम तो 5000 एंगस्ट्रम है ना, 10 का पावर 3 क्यों गायब कर दिया बे सॉरी 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 सॉरी, ये 1.3 के आसपास आ जाएगा, तो 1.3 ये 5 है तो 10 का पावर 3, और ऊपर जाएगा तो 10 का पावर तुम्हारा हो गया माइनस 24 बटा 10 का पावर 3, ये 3 और घटेगा, तो 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, ये आंसर आएगा। एकदम आसान है क्या सवाल, आसान है क्या सवाल, बोलिए इजी है क्या, 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इजी है क्या। चलो नेक्स्ट देखिए, द फोटोन इन द मोशन हैज अ मास, अरे बहुत आसान है, फोटोन इज इन मोशन हैज अ मास, ओके, तो मास मतलब मूविंग मास पूछा है, मूविंग मास E बराबर आप जानते हो PC, P को लिख सकते हैं MC, तो P को हमने लिख दिया MC इंटू सी MC स्क्वायर, M इज इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर, ऐसा आ जाता है। E को आप लिख सकते हो HF बाई सी स्क्वायर, HF बाई सी स्क्वायर, देखो ये न्यू है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, HF बाई सी स्क्वायर, HF बाई सी स्क्वायर, आसान है। नेक्स्ट देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज 150 मिली वॉट पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड रेट एट विच फोटोन इज स्ट्राइकिंग, बहुत आसान है। इंटेंसिटी इज इक्वल टू NHC बाई लेमडा T इंटू A, तो N बाई टी आपका आ जाएगा, N बाई टी आ जाएगा I लेमडा A बाई HC, I की वैल्यू यही तो लिखा है 150, तो 150 इंटू 10 का पावर माइनस 3, लेमडा है 3000 इंटू 10 का पावर माइनस 10,
एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 इंटू 10 का पावर माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर है तो -4 बटा एच की वैल्यू 2 इंटू 10 का पावर -25। ले भाई बताओ स्पीड ऑफ लाइट से ऐसे सवाल कर लोगे कि नहीं? ये जेई मेन का पूछा हुआ सवाल है, अभी तुमको दिखा दूंगा। स्पीड ऑफ लाइट से कर लोगे कि नहीं कर लोगे? जल्दी बताओ। हो गया ना भाई, अब तो कैलकुलेशन बचा सिंपल, वैल्यू रख दी ऊपर से, देख देख बढ़िया से। एच और सी की वैल्यू याद रखना, ऐसा यूनिट में होता है 2 इंटू 10 10 टू द पावर -25। बोलो आसान है, इजी है। नेक्स्ट देखो, अ फोटोन हैव वेलोसिटी सी फ्रीक्वेंसी न्यू बीच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द वेवलेंथ। ये तो आसान है यार, क्या ये भी इजी है। ये तुमसे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ द फोटोन प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पे थोड़ी ना डिपेंड करती है गुरु, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पे थोड़ी ना डिपेंड करती है। एनर्जी ऑफ द फोटोन इज 10 eV देन इट्स मोमेंटम इज, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज 10 eV देन इट्स मोमेंटम ही, तो E बराबर पी सी, तो P बराबर हो जाएगा E बाई सी। अब यहां पे ऐसा यूनिट में मोमेंटम पूछा है तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसा यूनिट में रखना, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8। बोलो इजी है? इजी है सर, इजी है। चलो ये जेई मेन 2020 का बढ़िया सवाल है, चलो इसको अच्छे से तुमको समझाते हैं, इसको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है? सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। टू सोर्स ऑफ लाइट एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1 नैनोमीटर, विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 नैनोमीटर। दो सोर्स है जिसमें एक्सरे का वेवलेंथ 1 नैनोमीटर, विजिबल लाइट का वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। बोथ सोर्स इमिटेड लाइट ऑफ द सेम पावर 2000 वॉट। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेंसिटी, नंबर डेंसिटी मतलब नंबर पर यूनिट एरिया, नंबर डेंसिटी नंबर पर यूनिट एरिया ऑफ द फोटोन ऑफ एक्सरे टू द नंबर डेंसिटी ऑफ द फोटोन ऑफ विजिबल लाइट ऑफ द गिवन वेवलेंथ इज। रे बुकुलबर्ग, जब इसने इंटेंसिटी पावर सेम बोल दिया तो पावर बराबर होता है एन एच सी बाई लेमडा इंटू टी, बस यही होता है। हाँ सर, दोनों का पावर सेम है, तो मान लो मैं ये लिख रहा हूं एक्सरे वाले के लिए, तो नंबर ऑफ फोटोन एक्सरे का और एच सी तो कॉमन होगा, नंबर वेवलेंथ एक्सरे का इज इक्वल टू नंबर विजिबल लाइट का, विजिबल लाइट का बटा वेवलेंथ विजिबल लाइट का। अब नंबर पूछा है तो नंबर एक्सरे बटा नंबर विजिबल लाइट बराबर लेमडा एक्स बटा लेमडा विजिबल लाइट। लेमडा एक्स कितना है बोलो? 1 नैनोमीटर, और ये बेटा 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कट गया, 1/500 मेरे हिसाब से आंसर आ, पहला आंसर आएगा। खोदा बाहर निकली चुईया। देखो इतने अच्छे से तुमको मैंने पढ़ा दिया भाई, आसान सवाल है वैसे तो, अच्छा क्या पढ़ा है, आसान सवाल है वैसे तो। बताओ ये तो सवाल शुरू होने से खत्म हो गया। देखो वो पावर वाला सवाल कराया था ना, उससे कितना फायदा हुआ देखो, बस लैंग्वेज पढ़ो, खत्म खत्म। बोलो इजी है? हाँ सर बहुत ही इजी है। नेक्स्ट देखो, टू स्ट्रीम ऑफ फोटोन पॉजेज एनर्जी इक्वल टू 5 and 10 टाइम्स द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल आर इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटोन। ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया बेटा, ये तो हम बाद में करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करेंगे, अभी पढ़ेंगे तब करेंगे, ये तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करेंगे ना। ये क्या कह रहा है? द टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू द सरफेस इन टाइम टी इज इतना, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम डिलीवर टू द सरफेस इज। भाई टोटल एनर्जी दिया है, टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू द सरफेस इन टाइम टी इज इतना, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम डिलीवर टू द सरफेस। एक बात बता, टोटल मोमेंटम डिलीवर P बराबर होता है E बाई सी, तो टोटल मोमेंटम इतना ट्रांसफर हो तो टोटल एनर्जी ये हो जाएगा, टोटल एनर्जी बाई सी। क्या बोला है? टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू द सरफेस इन टाइम टी, मतलब देखो, अरे भाई देन द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम डिलीवर टू द सरफेस फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन विल बी, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन मतलब पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लो एक फोटोन आया तो कितना मोमेंटम जाएगा? E बाई सी। अब बहुत सारे फोटोन आए तो टोटल फोटोन का टोटल एनर्जी बाई सी, यही तो होगा आंसर। पूछा है यार, 6.48 इंटू 10 का पावर 5 बटा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये कटेगा तो 10 का पावर -3, और ये 6 से काटोगे तो 2.16 2.16 इंटू 10 का पावर -3, ये आंसर आएगा क्या? अरे भाई मैं नहीं पढ़ाऊंगा यार, क्या क्या है ये भाई? P बराबर E बाई सी। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसमें नंबर डेंसिटी का रेशियो पूछा था, तो बटा एरिया तो सेमी सरफेस पे फॉल कर रहा है, ले बटा एरिया,
नंबर डेंसिटी हो गया बटा एरिया, ऊपर भी डिवाइड कर दे एरिया से, नीचे भी डिवाइड कर दे एरिया से, वही तो आंसर आएगा। बुरबा। नेक्स्ट देख, द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे दिया, इज प्रोड्यूस्ड बाय ए लेजर, द पावर इमिटेड इज इतना, हाउ मेनी फोटोन पर सेकेंड। छह सवाल ऐसे करा दिए मैंने, 6 सवाल ऐसे करा दिए। क्या? P इज इक्वल टू एच एफ बाई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो टोटल एनर्जी होगा एन एच एफ बाई टी, यही तो आएगा। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड मतलब एन बाई टी पूछा है, तो ये हो जाएगा पी बटा एच एफ। तुमको पावर दिया, देखो 2 इंटू 10 का पावर -3, 2 इंटू 10 का पावर -3, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 टू द पावर 14, बस यहां से निकाल लो, सी आएगा। ठीक है, भरोसा करके आंसर लिख रहा हूं, साहब तुमने किया होगा। चलो नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड इन अ फिलामेंट इन अ 110 वॉट बल्ब ऑपरेटिंग एट 220 वोल्टेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड इन द फिलामेंट ऑफ 110 वॉट बल्ब ऑपरेटिंग एट 220 वोल्टेज। तो ये तो उसका सवाल हो गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड इन फिलामेंट, ये तो गलत सवाल है, ये सवाल ही इसका नहीं है, धोखा है, ये स्कैम है। ये कैसे? ये सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, इसमें मत लगा देना NHC बाई लेमडा इंटू टी, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, फोटोन नहीं है रे, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। अरे गुरुजी ये कहां घुस गया जबरदस्ती, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। कैसे करोगे इसको? तो देखो P बराबर I इंटू वी, तो यहां से ऑपरेटिंग वोल्टेज तुमको 220 दिया, करंट सॉरी 110 वॉट है वोल्टेज, अच्छा नहीं वोट तो 110 है, 110 वोट, I इंटू वी है 220 वोल्ट, तो करंट इज इक्वल टू हाफ एम्पियर आ गया। और करंट को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम, तो एन ई बाई टी, करंट होता है एन ई बाई टी इज इक्वल टू हाफ। तो तुमसे पूछा है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड मतलब एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एन बाई टी, एन बाई टी इज इक्वल टू हाफ इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा, ये आएगा। देख ले भाई, क्लियर? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, फर्जी पूछ दिया यहां पे। एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना बिल भी, अरे यार ये कौन सवाल पूछता है, हट। कंसीडर अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना नैनोमीटर, इंटेंसिटी इतना, हाउ मेनी फोटॉन्स क्रॉसिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर परपेंडिकुलर द बीम इन 1 सेकेंड, आई बराबर NHC बाई लेमडा टी ए। तो पूछा है इतने एरिया से कितना जाएगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड मतलब n बाई टी, तो पूछा है क्या बोला है, हाउ मेनी फोटोन क्रॉसिंग इतना एरिया परपेंडिकुलर बीम इन 1 सेकेंड मतलब n बाई टी तुमसे पूछ रहा है, n बाई टी पूछ रहा है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ये होगा आई लेमडा ए बटा HC, कर लोगे, वैल्यू रखना है बस। चलो अब शुरू करते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हटा आओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। एक बात बताओ, मेटल और इंसुलेटर में क्या फर्क है? चलो पढ़ना शुरू करते हैं थोड़ा सा, ये क्वेश्चंस बहुत खेल लिया, पढ़ना शुरू करते हैं। चलो मुझे ये बताओ, मेटल और इंसुलेटर में क्या फर्क है? सभी लोग, मेटल और इंसुलेटर में क्या फर्क है? तो मेटल और इंसुलेटर में यही फर्क है कि इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस और नो? यस सर, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो निकलते क्यों नहीं, बताइए? अगर मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो निकल क्यों नहीं जाते? मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो निकल क्यों नहीं जाते, बताइए? मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो निकल क्यों नहीं जाते हो? चलिए बताइए, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो निकल क्यों नहीं जाते? मेटल हैव लार्ज नंबर ऑफ, मेटल हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यस मेटल हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास बहुत बहुत ज्यादा संख्या में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एंड दे आर मूविंग, एंड दे आर मूविंग, they are moving with very high speed, very high speed, they are moving with very high speed, वो बहुत तेज चल रहे हैं। तो एक तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है,
मेटल हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे आर मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड, वो बहुत हाई स्पीड से निकल रहे हैं। तो व्हाई नॉट दे स्केप, व्हाई नॉट दे स्केप फ्रॉम मेटल सरफेस, दे स्केप फ्रॉम मेटल सरफेस। स्पेलिंग अगर गलत होगा तो ठीक कर लेना। वो मेटल सरफेस से बाहर क्यों नहीं निकल जाते, ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है कि मान लो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उस पर बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अब भाई ये फ्री भी है और इसकी स्पीड भी ज्यादा है, तो घूमते 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 वो मेटल सरफेस के बाहर क्यों नहीं निकल जाते, बताओ बताओ बताओ, क्यों नहीं निकल जाते बताओ। न्यूक्लियस बाउंडेड नहीं बेटा, न्यूक्लियस से ठीक है बाउंडेड है, तो जितने नंबर ऑफ प्लस चार्ज है उतने माइनस चार्ज है, तो न्यूक्लियस अगर बाउंडेड है तो उस पर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव लग रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव भी तो है, और इलेक्ट्रॉन पास में है, वो रिपल्सन ज्यादा लगा रहा होगा, तो फिर रिपल्सन की वजह से बाहर निकलना चाहिए। अब बोलो, बाउंडेड टू ईच अदर कैसे बाउंडेड होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो रिपेल कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आया? हाँ आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास में है, फ्री भी है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, रिपल्सन भी है, तो उसको निकल जाना चाहिए, तो निकलते क्यों नहीं है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, अरे भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी तो हम निकालने के लिए एनर्जी देते हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि निकालने के लिए एनर्जी देना क्यों पड़ता है, खुद क्यों नहीं निकल जाता है। कई बार तुम एकदम बकलोली वाली बात नहीं कर देते। थ्रेशोल्ड एनर्जी तो इन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस है, तो वो एनर्जी क्यों जरूरत पड़ती है, मैं तो वही पूछ रहा हूं ना, क्यों ये अपने आप क्यों नहीं निकल जाता है? बात तो सही है यार, अपने आप क्यों नहीं निकल जाता है, तो देखो अपने आप क्यों नहीं निकल जाता उसको समझते हैं। जब ये आपका एटम, जब आपका एटम में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस उस पर अट्रैक्शन लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहा है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, पहले ये न्यूट्रल है क्या, ये पूरा एटम न्यूट्रल है क्या, इसका टोटल नेट चार्ज क्या है, 0। एज वन इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट बाहर निकला, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई? हाँ सर, और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्या पॉजिटिव चार्ज होता है? हाँ, तो ये नेट चार्ज इस एटम का पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस या एटम इस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल एक्ट बिटवीन एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला, एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला, और जो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उसको वापस खींच लेगा। अरे यार अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन खींच लेता है, हाँ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वापस खींच लेगा, ऐसा नहीं कोई निकलता नहीं, निकल सकता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन एक तो फ्री है, उसको कोई पकड़ के नहीं बैठा है, उसके बाद वो हाई मूविंग है, हाई काइनेटिक एनर्जी से चल रहा है, तो निकल जाता है घूमते घूमते, और जैसे निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन के निकलते ही एटम में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज हो गया, और पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के वापस खींच लेता है। बोलो एक्चुअल पिक्चर तुमको अब समझ आया कि नहीं? यहां पे बच्चे रटते हैं कि वर्क फंक्शन एनर्जी देते हैं तब बाहर निकलता है, लेकिन वर्क फंक्शन की बराबर एनर्जी जरूरत क्यों पड़ती है, तो जरूरत क्यों पड़ती है वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी, वो समझो अब। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम metal surface by overcoming electrostatic attraction, वो इतना एनर्जी हम उसको देते हैं ताकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ओवरकम कर ले, और ये जो एनर्जी देते हैं हम मिनिमम एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होता है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होता है, उसको फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो वर्क फंक्शन है इसको हम फाई से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये अलग अलग मेटल सरफेस पर अलग अलग होता है इसकी वैल्यू, ये ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल सरफेस, ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल सरफेस।
नेचर ऑफ मेटल सरफेस, मेटल सरफेस। अब ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को कैसे दोगे सर? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैसे देंगे सर? ऐसे भी तो हो सकता है कि हम सर एक पत्थर लेके और उसके इलेक्ट्रॉन को मारे, तो पत्थर गया इलेक्ट्रॉन से टकरा, उसको बाहर निकाल दिया, ऐसे भी हो सकता है। तो ये एनर्जी जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय ओवरकमिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये एनर्जी हम किस किस मेथड से दे सकते हैं? तो पहला मेथड है, पहला है हार्मोनिक इमिशन। दैट मिनिमम एनर्जी can be supplied by following method, बहुत सारे उसके मेथड है जिससे हम एनर्जी दे सकते हैं। पहला है थर्मियोनिक इमिशन, बोलते हैं इसको थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन का मतलब है कि हीट से हम एनर्जी देते हैं। जैसे मैं मेटल को गर्म कर दूंगा तो थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, थर्मल एनर्जी से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? हाँ सर, हीट से दे सकते हैं। दूसरा सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन क्या होता है? सेकेंडरी इमिशन होता है बाय कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। मान लो कि मेटल सरफेस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से मैं v स्पीड से फेंकूं और वो जाके किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा, उसको धक्का मार के बाहर निकाल दे, क्योंकि धक्का मार के फिर इतनी एनर्जी दे देगा ना कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ओवरकम करके बाहर निकाल देगा। हाँ। तीसरा होता है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन क्या होता है? बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहां पे लगा दूं किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से। मान लो यहां पे एक प्लेट है और उस प्लेट पर हेवी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर लेगा। चार्ज प्लेट, मैं मान लो एक्सटर्नल चार्ज प्लेट रख दूं, तो वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर खींच सकता है कि नहीं खींच सकता है? इसको कहते हैं फील्ड इमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड से कराते हैं। अरे ऐसे 2-3 मेथड और हो सकते हैं, लेकिन हमें जो मेन मेथड पे आना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? बाय लाइट जब हम इस पर फॉल कराते हैं तो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है, उसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय लाइट is called photoelectric effect, photoelectric effect is called photoelectric। चलो लिखो तो इसको फटाफट सभी लोग, चलिए से लिखिए इसको। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, प्यास लग रहा है। देख लिया क्या? जल्दी बताओ। तो बेसिक बातें आपको समझ में आई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? बेसिक बात समझ में आई? डन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर सुनिए, अब हम डिफाइन करेंगे कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन क्या होती है साहब? कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है कि जो एनर्जी ऑफ लाइट है वो वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए।
या एनर्जी ऑफ लाइट वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, यही कंडीशन होती है क्या? देन इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट, देन इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो इसके लिए यही तो कंडीशन चाहिए। यस और नो बताइए, यस और नो। अरे भाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होता है उसको क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। अब वो मिनिमम एनर्जी कैसे देते हैं? तो कई सारे मेथड होते हैं, कई सारे मेथड, थर्मोनिक एमिशन, सेकेंडरी एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक। अब हम हीट करके देंगे उतनी एनर्जी, या हम लाइट से दें, तो लाइट से कैसे देंगे? तो लाइट यहां पे आया और निकालने के लिए जितनी एनर्जी है उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देंगे तभी वो बाहर निकलेगा। बताइए यस और नो, ये बात समझ में आई? ये सही है कि नहीं है बताइए, यस और नो। कि ये कंडीशन डिफाइंड होती है कि एनर्जी ऑफ लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, देन इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट, देन इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट। बताइए यस और नो। क्या ये कंडीशन आपको समझ में आया? जल्दी बताइए, क्या ये कंडीशन समझ में आया? जब एनर्जी ऑफ फोटोन, जब एनर्जी ऑफ लाइट वर्क फंक्शन से बड़ा या बराबर होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यस और नो। काइनेटिक एनर्जी भी, अरे काइनेटिक एनर्जी भी आएगा तो बाद की बात है, हम तो बता रहे हैं कि फोटोन निकलने की कंडीशन क्या है। इक्वल होगी तो नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा भाई? इक्वल पे भी निकलता है, जस्ट निकलेगा, इक्वल पे जस्ट निकलेगा, इक्वल पे जस्ट निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा? बोलो। चलिए, तो ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। नो, ये रॉन्ग कंडीशन। कई किताबों में भी ऐसा लिखा होता है लेकिन ये रॉन्ग है। देखते हैं कितने लोग बच गए एमआर स्कैम से। तो 38% लोग एमआर स्कैम से बच गए और 60% लोग एमआर स्कैम में पार्टिसिपेट किए हैं, बढ़ चढ़ के 60% लोग। ये आपका एमआर स्कैम है, ये गलत है। तो क्या बात कर रहे हो, हम तो यहीं पढ़े, कई किताबों में भी यही लिखा हुआ है, कई किताबों में यही लिखा हुआ है। सर हम तो नोट भी कर लेते, नोट करना है, ऐसा नहीं कि नोट नहीं करना है, करना है। एक्चुअल में ये कंडीशन होगा क्या? एनर्जी ऑफ लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन 5, तब वर्क फंक्शन, देन इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट, देन इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट। बोलिए ये सही है कि गलत? यस सर, अब सही है सर, बराबर में गड़बड़ हो जाता है सर जी, नॉट करेक्ट। बताइए ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए और बी, जल्दी बताइए, 30 सेकंड का आपको समय दिया है मात्र, जल्दी बताइए। एक्चुअल में बिल्कुल सही सोच रहे थे आप कि बराबर में तो कई सारे कोलिजन वोलिजन में भी एनर्जी खर्च हो जाएगा, तो बड़ा होना चाहिए तभी निकलेगा। एनर्जी ऑफ लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन 5, देन इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट। अगर लाइट की एनर्जी, अगर लाइट की एनर्जी ज्यादा है वर्क फंक्शन से तभी तो निकलेगा गुरु। यस। अच्छा ये कंडीशन आप देखोगे ना, गूगल भी करोगे तो शायद एआई तुमको यही कंडीशन बताएगा, लेकिन वो गलत है ना? जल्दी बताओ, करेक्ट और नॉट करेक्ट, ये बताओ, ये सही होगा कि नहीं? जल्दी, कमॉन गाइस, कमॉन कमॉन कमॉन। गुरु खींच के काम लो, खींच के काम, एकदम खींच के काम लो, खींच के काम लो, कमॉन कमॉन कमॉन। ये सही है, यस। ये आपका बिल्कुल गलत और वाहियात और घटिया है। फिर से 60% लोग एमआर स्कैम में फंस गए, 40% लोग बचे। अरे भोकवा, तू भोकवा ही रहेगा क्या? पहले फंसा, फिर दोबारा फंसा, फिर से ये हमारा स्कैम है। एक्चुअल में दिस इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ये गलत है। सर कैसे गलत है? बड़ा होने पे तो निकलेगा ना गुरुजी। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि जब लाइट फॉल करती है ना, तो लाइट इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट नहीं करता, लाइट का जो छोटा छोटा फोटॉन पार्टिकल वो इंटरेक्ट करता है, और यहां पे एक फोटोन ही जाके एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, लाइट कभी इंटरेक्ट नहीं करता। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, मान लो एक मेटल है, उसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जांपल माना है, ठीक है, ओके सर जी। और यहां पे बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं, लेट से 10 फोटोन आ रहे हैं, लेट 10 फोटोन आ रहे हैं, ईच एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 10 फोटोन है, इसमें सबकी एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन है, 10 फोटोन ईच, एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एनर्जी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा सर? एनर्जी ऑफ लाइट होगा n टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। n कितना है?
सर 10 फोटोन है, 10 गुना 0.5, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब बताओ एनर्जी ऑफ लाइट कितना है गुरु? सर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वर्क फंक्शन कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा यहां से, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये देखिए ध्यान से, ये है कंसेप्ट। अब तो मजा आई गुरु, अब तो मजा आई गुरु। अब एक एग्जांपल से समझाया कि ये लाइट बीम है, इस लाइट बीम में 10 फोटोन है और हर की एनर्जी 0.5 है, तो 10 फोटोन हर की एनर्जी 0.5, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वर्क फंक्शन कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या वर्क फंक्शन 2 और एनर्जी ऑफ लाइट 10 यहां से निकल गया? डैश, एक भी फोटोन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जो इंटरेक्शन होता है वो लाइट का नहीं होता, लाइट में रखे फोटोन का होता है। एक फोटोन की औकात कितनी है? 0.5 की, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 2 चाहिए, एक भी नहीं निकलेगा। अब हम समझ गए नहीं गुरुजी, तो एक्चुअल में यहां पे लाइट ना आई, यहां पे आई फोटोन की एनर्जी। तो कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, देन इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट, देन इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट। बराबर होगा तो भी निकल सकता है ना। जैसे मान लो एक फोटोन है, उसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कंडीशन सेटिस्फाई होता है, निकल जाएगा। बोलो हाँ सर, बात तो सही है सर। तो यहां पे अगर फोटोन की एनर्जी बड़ा हो या बराबर हो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से, देन इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट। बोलो ये सही समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। ऑप्शन ए यस सर, अब ये करेक्ट है, अब ये करेक्ट है। ऑप्शन बी नहीं सर, हमको तो अभी भी गलत लग रहा है। अबे भोकवा, कंसेप्ट पर तो ध्यान दे। वो क्यों गलत था समझ नहीं आया? लाइट की वजह से, एनर्जी यहां पे फोटोन का लिखते हैं। ठीक है चल, अब बोलो, अब समझ में आए? दोनों स्कैम में फंस गए, कोई बात नहीं। अब इस स्कैम में बताओ, ये स्कैम नहीं सॉरी, अब बताओ अब समझ में आया कि नहीं है? अब समझ में आया कि नहीं है? बोलो अब क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? अब तो क्लियर है? जल्दी बताइए। ला 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 ला। पोल करते करते जिसके हाथ कांपते हो, समझ जाना कि हमारा स्कैम का सताया हुआ है। पोल में जवाब देते देते जिसका हाथ कांपता हो, समझ जाना कि हमारा स्कैम का सताया हुआ है। हाय 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 हाय। और अगेन ये हमारा स्कैम है, और ये गलत है, ये सही है ही नहीं, ये नॉट करेक्ट है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट नहीं है। और ये तीसरा है हमारा स्कैम है, लगातार तीसरी हैट्रिक, ये सरासर गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। बी, ये हैट्रिक में 82% लोगों को फंसा दिया। नाचूंगा गाऊंगा खूब मजा उड़ाऊंगा, हाय 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 हाय। अब बता क्या गलत है इसमें? नाचूंगा खेलूंगा खाऊंगा पीऊंगा खूब मजा उड़ाऊंगा, हाय 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 हाय। और देख रहे हो हैट्रिक पे हैट्रिक, ये गलत, ये गलत और ये भी गलत। अब क्या गलत है सोचो। और ये पूछेगा एक्चुअल में, ये जेई एडवांस का एक सवाल है, उसमें ये ऑप्शन है और ये गलत है, ऑप्शन है उसमें और ये गलत है। ये नहीं होगा, नहीं ये नहीं होगा। इक्वल नहीं, इक्वल से कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल से दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या है, पूरे स्टेटमेंट में कहां पे गलत है सोचो। नहीं इक्वल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मजा मजा आ गया। हैट्रिक मारा है। अब जब भी तू कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में पोल का जवाब लिखेगा, पोल का जवाब जैसे देगा तेरा हाथ कांपेगा। पोल का जवाब देते देते जिसका हाथ कांपता हो, समझ जाना कि एमआर स्कैम का सताया हुआ है। सुन बेटा बताता हूं, एक्चुअल में यहां पे क्या लिखा है, अगर फोटोन की एनर्जी बड़ी हुई या बराबर ही वर्क फंक्शन से, देन इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है।
इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट नहीं, इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट होगा। अगर फोटोन की एनर्जी बराबर है तो भी, और अगर फोटोन की एनर्जी ज्यादा है तो भी वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये जरूरी नहीं है। सर कैसे? मान लो यहां पे एक फोटोन की एनर्जी 0.5 है, मान लो एक फोटोन की एनर्जी 0.5, वर्क फंक्शन भी 0.5 है। फोटोन ने जाके 0.5 एनर्जी दी, वर्क फंक्शन 0.5 के बराबर मिला। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, तो वो कंडक्टर के कोर से टकरा गया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, यहां पे होगा इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वो कंडीशन है जहां पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही, ये गारंटी नहीं दे सकते हो, इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट होता है। तो एक्चुअल में ये आपका करेक्ट है। क्या है? ये आपका करेक्ट रिलेशन है। क्या करेक्ट रिलेशन है? एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। हालांकि मैं ये भी पढ़ा दूं ना, जैसे एक भी सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन जे एडवांस वाला गलत हो जाएगा, जे एडवांस वाला गलत हो जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट, मस्ट इजेक्ट आप नहीं बोल सकते। यहां पे इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट, हाउ हु विल गिव गारंटी इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट? हु विल गिव गारंटी? हु विल गिव गारंटी? हु विल गिव गारंटी? आप सही है बेटा, आप सही है, अब करेक्ट। आगे मैं पूछूंगा फिर आप जवाब, आधे लोग जवाब ही नहीं देंगे, बोलेंगे हम नहीं खेल रहे सर। आज तो मजा आ गया यार, हैट्रिक मार दिया आज तो मैंने, और एक ही कंसेप्ट पे हैट्रिक मार दिया। वाह, एक ही कंसेप्ट पे हैट्रिक मार दिया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एनर्जी ऑफ फोटोन अगर ज्यादा है वर्क फंक्शन से या बराबर है तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही, आप गारंटी नहीं दे सकते, इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट होगा। ठीक है, मजा आया? ठीक है, पक्का सर? सही चीज बनेगी आप, पक्का करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। अब यहां पे इस कंडीशन को अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखूं, जैसे एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन, हाँ ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट, में इजेक्ट, मस्ट इजेक्ट या इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट नहीं ले सकते, में इजेक्ट। अब यहां पे एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या हम H इंटू एफ लिख सकते हैं? NHF नहीं, H इंटू एफ लिख सकते हैं। हाँ सर, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, या एनर्जी ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट भी में। वर्क फंक्शन को हम एनर्जी ऑफ लाइट से कंपेयर कर रहे हैं, तो इस वर्क फंक्शन को जिस फ्रीक्वेंसी पे, जिस एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता, फाई को हम एच एफ नॉट लिख सकते हैं, जहां पे एफ नॉट है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो एच तो इसमें लाइट में लिखो या वर्क फंक्शन में लिखो कट जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बड़ा या बराबर होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तभी यहां से इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट होगा, में इजेक्ट होगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट होगा। क्लियर बेटा? समझ आया? क्लियर? क्लियर? ओके सर जी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को क्या हम लिख सकते हैं? सी बाई लेमडा ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और ये वेवलेंथ ऑफ फोटोन है, ठीक है सर। सी से सी कट गया, इस 1 बाई लेमडा नॉट को यहां ले जाओ, लेमडा ऑफ फोटोन को यहां ले जाओ, तो लेमडा ऑफ लाइट और यहां पे लेमडा ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यहां पे आएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बड़ा होना चाहिए, ऐसा रिलेशन आ जाएगा। क्या चाहे मैं यहां पे लिख देता हूं लेमडा नॉट को यहां लाओ, तो लेमडा नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन और लेस देन वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन क्या होना चाहिए? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से वेवलेंथ ऑफ फोटोन, फोटोन कम होना चाहिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो है जिस पे जस्ट निकलने की प्रोबेबिलिटी है। तो अब जस्ट निकलने की प्रोबेबिलिटी तो बराबर कर सकते हो, उससे थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उससे थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी तो निकल जाएगा। और अगर वेवलेंथ, वेवलेंथ लाइट की बराबर या उससे कम होगी तो निकलेगा,
क्योंकि वेवलेंथ बड़ा करने पे एनर्जी घट जाता है ना बेटा। ये अभी तक जेई और नीट दोनों में सवाल नहीं है, लेकिन मैं हर साल इसको पढ़ाते आ रहा हूं, कभी तो पूछते ही है, अभी तक नहीं आया इससे सवाल। कंडीशन यहां पे दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं, इवन इवन तीन तरीके से डिफाइन करते हैं, वर्क फंक्शन और एनर्जी ऑफ फोटोन में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन में, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और वेवलेंथ ऑफ फोटोन। लिखो फटाफट, फटाफट लिखिए। तो वेवलेंथ अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा रखोगे तो फोटोन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ाने पे एनर्जी कम हो जाती है। क्लियर, क्लियर। बोल देते देते जिसका हाथ कांपता हो, समझ जाओ कि ये मस्कैम का सताया हुआ है। बोल का आंसर देते देते जिसके हाथ कांपते हो, समझ जाओ कि हमारे स्कैम का सताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट समझिए। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आते हैं। हाँ सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आते हैं। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? DISCOVERED, डिस्कवर्ड बाई लिनार्ड एंड हर्ट्ज। लिनार्ड एंड हर्ट्ज 1987 में, एज आई रिमेंबर 1987 में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फेनोमेना है, लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये किसी ने बनाया है कि पहले से होता था ये, और उसको डिस्कवर किया किसी ने? बताओ, किसी ने डिस्कवर किया या पहले से होता था? पहले से होता था या किसी ने डिस्कवर किया? तो देखो, लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन तो निकलता ही था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया था। तो सबसे पहले ध्यान दिया, डिस्कवर्ड बाय लिनार्ड एंड हर्ट्ज इन 1987, 1987 में। ठीक है, 1986 या 87, अब एक साल में इतना फर्क नहीं पड़ता है। नहीं नहीं, 1887 में होगा ना यार। 1887 क्या होगा? 1987 थोड़ी ना होगा, 1887 होगा यार, 1887, 1887, 1887 में ये। और जब यहां पे ये डिस्कवर हुआ, तो उससे डिस्कवरी के बाद ना, जो उसमें फिनोमेना हो रहा था, जैसे इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन कितनी निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, इलेक्ट्रॉन की जो निकली उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जो निकली उसकी एनर्जी क्या होगी, ये सब ना लिनार्ड एंड हर्ट्ज ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट में जो चीजें आया, उसको ये खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। कई बार आप भी अपने जीवन में कुछ देखते हो, देख के आप अचंभा रह जाते हो, सरप्राइज्ड हो जाते हो, और आप उसमें उसको समझ ही नहीं पाते हो कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कई बार आपके साथ ऐसा होता है, और खासकर फिजिक्स क्लास में तो ज्यादा ही होता होगा कि कई बार आप क्लास में बैठते हो, आप देखते हो कि हो रहा है कुछ, मास्टर पढ़ा रहा है, लेकिन क्या पढ़ा रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। आप कोशिश तो बहुत करते हो, लेकिन क्या पढ़ा रहा है बुझाइबे नहीं करता है। सेम उसी तरीके से लिनार्ड एंड हर्ट्ज के साथ भी स्कैम हो गया। अब इन्होंने ढूंढ तो लिया, लेकिन ढूंढने के बाद इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ढूंढा। अब इस मारे ये दुनिया वालों को बता भी नहीं पा रहे कि इन्होंने ढूंढा क्या। ये दुनिया वाले को बता भी नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने ढूंढा क्या। और एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन भी निकालते जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट को समझते भी जा रहे हैं, लिखते भी जा रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। और इनको लास्ट लास्ट तक समझ भी नहीं आया, क्योंकि इनके पास एमआर स्टार नहीं, सॉरी, फिजिक्स में डीजी नहीं था, इसलिए इनको समझ नहीं आया। वो तो भला हुआ कि आइंस्टाइन ने फिजिक्स में डीजी पढ़ लिया और उसको क्लिक कर गया। तो इसको एक्सप्लेन आइंस्टाइन ने किया, एक्सप्लेन आइंस्टाइन ने किया, एक्सप्लेन आइंस्टीन ने किया। आइंस्टीन का स्पेलिंग सही है क्या? आई EISTEIN, मुझे तो गलत लग रहा है। अरे भाई, इंस आइंस्ट इंस IEINS,
EIS आइंस्टाइन, गलत लग रहा है, स्पेलिंग का चक्कर है, नाम ये सब कोई भारत वाला रामलाल रामलाल कोई ऐसा साइंटिस्ट ढूंढता तो कितना अच्छा होता। EINS होना चाहिए, TEIN, बहुत क्लोज हूं, थोड़ा सा गलती होगा, ज्यादा गलती नहीं होगा। देखो इसमें मैंने सही लिख लिया, EINS। हाँ देखो थोड़ा गड़बड़ा गया ना, EINS, EINS, INS, EINS, TEIN, explained by Einstein, explained by Einstein in 1920 and get Nobel Prize, get Nobel Prize in 1921 for the explanation of photoelectric effect। अब यहां पे कई बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि आइंस्टाइन साहब ने बहुत सारी थ्योरी दी है, जैसे मास एनर्जी रिलेशन, ई बराबर mc स्क्वायर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम डायलेशन, इन सभी के लिए ना उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, क्योंकि इन सभी का कोई थ्योरेटिकल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। हाँ थ्योरेटिकली चीजें अच्छी लग रही थी, लेकिन इसका प्रूफ नहीं था। तो सबसे पहली बार 1905 में इन्होंने दिया था, 1905 में। 1905 में आप देखोगे, 1905 था सर, देखो एक बच्चा लिख रहा है 1905, हाँ हाँ, दो तीन लोग लिख रहे हैं, तो आओ मैं तुम्हें बताऊं। 1905 में ही न्यूटन साहब ने बहुत सारी थ्योरी दी थी, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास एनर्जी रिलेशनशिप, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, सब कुछ दिया था। लेकिन इन सब का ना वो कहानी कहानी था, थ्योरी था, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला 1905 में। 1920 में जब उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, तब जाके 1921 में उनको नोबेल प्राइज मिला। माइंड इट, 1905 आपको गलत पता है। नोबेल प्राइज ऐसे नहीं, मैं कल को सो के उठूं और मैं बोलूं कि यार दिस दिस इज नॉट दिस, दैट्स व्हाई दिस इज दैट, तो दिस इज नॉट दिस, दिस इज दैट व्हाई दैट। न्यूटन या आइंस्टाइन, मैंने न्यूटन गलती से मुंह से निकल गया, आइंस्टाइन। तो दिस इज नॉट दैट 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 व्हाई दिस इज दैट, अब बोलने से नोबेल प्राइज नहीं मिल जाता है। तो आइंस्टीन साहब ने जो वहां पे 1905 में जो रिलेशन बताया, जो चीजें समझाई, वो किसी के बस का नहीं था समझना। इसीलिए उस समय 1905 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज नहीं मिला, 1920 में उनको नोबेल प्राइज मिला, 1921 में मिला। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्या था कि डिस्कवर नहीं हो पा रहा था? तो सबसे पहले इसका सेटअप देखेंगे हम लोग, तो थोड़ा समझ आएगा सेटअप क्या था। सेटअप ऐसा एक अच्छा, सेटअप किसने बनाया, इसको डिस्कवर किसने किया, सब लिनार्ड एंड हर्ट ने किया। एक्सप्लेन किसने किया, आइंस्टाइन ने आके कर दिया। लिनार्ड एंड हर्ट को लड्डू मिला, कोई याद भी नहीं रखता लिनार्ड और हर्ट कौन थे, कुछ नहीं मिला उनको, और उसी के चीज को एक्सप्लेन करके आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिल गया। देख रहे हो, कई बार आइंस्टाइन का नोबेल प्राइज मिलना ना बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। सर काहे, थोड़ा सुनोगे तो बताऊंगा, बड़ा कंट्रोवर्शियल है। सर कैसे बताइए, बता, सुनोगे तो बता दूंगा, मजा आ जाएगा सुन के एकदम। सर क्या, एक बात बताओ, उसको नोबेल प्राइज किसके लिए मिला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सप्लेन किया वो खुद ढूंढा था, नहीं खुद तो नहीं ढूंढा था, कौन ढूंढा था, लिनार्ड एंड हर्ट्ज ने ढूंढा था। तो किसका थ्योरी कंसेप्ट उठाया, लिनार्ड एंड हर्ट्ज का, और लिनार्ड एंड हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट उठाया, उसको एक्सप्लेन कर दिया। एक्सपेरिमेंट उसका था नहीं, सब बात तो सही, एक्सपेरिमेंट तो उसका नहीं था। और जिस चीज से एक्सप्लेन किया वो क्या था, सर लाइट को पार्टिकल माना, फोटोन से एक्सप्लेन किया। फोटोन को किसने इन्वेंट किया था, या फोटोन का कंसेप्ट किसने दिया था, मैक्स प्लैंक ने। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट किसने दी, मैक्स प्लैंक ने। एक्सपेरिमेंट कितना था, लिनार्ड का। आइंस्टाइन ने क्या किया, मैक्स प्लैंक का थ्योरी उठाया, उससे हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया और नोबेल प्राइज ले गया। नहीं समझे, एक बात बता, एक बात बता, ये जो तू चीजें पढ़ रहा है, ये आइंस्टाइन ने थोड़ी ना दी है, तो मैक्स प्लैंक ने दी है। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट किसने दी, मैक्स प्लैंक ने। तो थ्योरी किसका उठाया, कंसेप्ट किसका उठाया, आइंस्टाइन ने। कंसेप्ट किसका उठाया, मैक्स प्लैंक का। एक्सपेरिमेंट किसका उठाया, लिनार्ड एंड हर्ट्ज का। उसको इसके थ्योरी से एक्सप्लेन कर दिया, नोबेल प्राइज ले गया, खेला कर दिया, उसको मिल भी गया, उसको मिल भी गया।
मैक्सवेल नहीं, मैक्स प्लैंक, मैक्सवेल कह रहे हैं। चल, उसने क्या किया देखो, सबसे पहले उसने वैक्यूम ट्यूब लिया। कौन? लिनार्ड एंड हर्ट्ज। अच्छा चलो, मैं भी तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा जरा सुनना। सबसे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ लिनार्ड एंड हर्ट्ज के बारे में ही अभी समझाऊंगा कि लिनार्ड एंड हर्ट्ज ने क्या सेटअप बनाया, फिर उसने क्या ऑब्जॉर्व किया, ये सब बताऊंगा, ठीक है। फिर आइंस्टाइन उसको एक्सप्लेन कैसे करता वो बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, एक वैक्यूम वो लिया, चेंबर लिया। उस वैक्यूम चेंबर में यहाँ पे ग्लास विंडो लगा दिया। ये ग्लास विंडो है, यहां से लाइट फॉल कर रही है, यहां से लाइट फॉल कर रही है, यहां से लाइट ऐसे फॉल कर रही है, और ये लाइट इस मेटल प्लेट पे आ रहा है। ये कैथोड प्लेट है। कैथोड प्लेट इज रिच इन इलेक्ट्रॉन। हाँ, कैथोड प्लेट है ये कैथोड प्लेट है। तो कैथोड प्लेट पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन है। अब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है निकलने के लिए, हाँ सर निकलने के लिए फ्री है। तो यहाँ पे जैसे ही लाइट फॉल किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में निकलता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ आगे निकला होगा, इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में यहाँ से इजेक्ट होगा। तो लाइट के फॉल करने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। सर ठीक है, हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो था, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस फेनोमेना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट is an instantaneous effect या फिनोमेना। इंस्टेंटेनियस इफेक्ट मतलब है टाइम लैग बिटवीन फॉलिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये टाइम बिटवीन फॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ejecting of photon is 10 to the power minus 9 सेकेंड, नैनो सेकेंड। और यही चीज ना एक्सप्लेन नहीं हो रही, यही चीज एक्सप्लेन नहीं हो रही थी लाइट को वेव मानते हुए। जैसे तुम लाइट को वेव मानोगे तो वेव का वेव फ्रंट होगा। अब वो जितना वेव फ्रंट में एनर्जी लेके आ रहे हो, एक साथ सभी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, एक इलेक्ट्रॉन को चुन के एनर्जी तो देगा नहीं। अच्छा मान लो अगर ये लाइट वेव है, तो लाइट वेव का तो वेव फ्रंट के साथ आएगा, वेव फ्रंट के साथ फॉल किया। अब वेव फ्रंट में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सबको एक साथ एनर्जी देगा। अब सबको एक साथ एनर्जी देने में फिर निकालने में तो टाइम लगेगा, लेकिन यहां पे टाइम लैग होता ही नहीं है। और यही कैन नॉट एक्सप्लेन बाई द, यही फेनोमेना कैन नॉट एक्सप्लेन बाई वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और सभी लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों एक्सप्लेन नहीं हुई वेव थ्योरी ऑफ लाइट से? तो जब वेव है तो उसका वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है तो बहुत सारे एक साथ वो लेके आएगा। वेव फ्रंट में बहुत सारे एक साथ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, और एक साथ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एक्युमुलेट करके बाहर निकलने में टाइम लगेगा। ठीक है, बाहर निकलने में टाइम लगेगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? कैन नॉट एक्सप्लेन बाई वेव थ्योरी ऑफ लाइट। दूसरा, इफिशियंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफिशियंसी की आप बात करेंगे, इफिशियंसी की बात करेंगे तो इफिशियंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इफिशियंसी मतलब आउटपुट बाय इनपुट। अब आउटपुट में क्या? नंबर ऑफ फोटोन, कितना फोटोन निकल रहा है वो तुम्हारा आउटपुट हो गया। आउटपुट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है? फोटोन का निकलना। और इनपुट क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, सॉरी नहीं, आउटपुट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन निकलना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इनपुट क्या है? नंबर ऑफ फोटोन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इफिशियंसी होती है ना, कितने नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे जब, सॉरी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जब कितना नंबर ऑफ फोटोन गिरेगा, तो ये बहुत लो होता है, 10 का पावर -3 टू 10 टू द पावर -4। अब इसका यूज हम कहां करते हैं? वो सोलर पैनल वगैरह नहीं होता उसमें यूज करते हैं। उस सोलर पैनल की इफिशियंसी तुम देखोगे ना तो अब जाके कुछ 1-2% आई है। वो सोलर पैनल जितने फोटोन गिरते हैं उस सभी फोटोन को इलेक्ट्रॉन में नहीं कन्वर्ट कर पाता। अरे बाप रे बाप, ये उल्टा लिख दिया ना। टाइम बिटवीन फॉलिंग ऑफ फोटोन एंड इजेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉलिंग ऑफ फोटोन एंड इजेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये उल्टा हो गया ना। हाँ सर। तो ये जो इफिशियंसी होती है ना बहुत हाई, अब जाके 1-2% हुई है। पहले जब मैंने थ्योरी बनाया था उस समय ये 1%, 0.1% इफिशियंसी हुआ करता। मतलब मान लो मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो उसके लिए कितने फोटोन चाहिए? जैसे इफिशियंसी तुम्हारा 10 का पावर -3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो एक मान लिया,
तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ फोटोन चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी फॉर्मूले में अगर मैं एक मान लूं तो एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा नंबर ऑफ फोटोन बराबर 10 का पावर -3। तो 10 का पावर -3 को नीचे लाओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो नंबर ऑफ फोटोन बराबर 1/10 का पावर -3 आएगा। क्या 1/10 का पावर -3 आएगा? इसको ऊपर ले जाओगे तो 10⁻³ मतलब लगभग लगभग 1000 फोटोन चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 1000 फोटोन जब गिरता है ना, तब जाके एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, लगभग लगभग। और 10 का पावर -4 लोगे तो 10,000, मतलब 1000 से 10,000 के आसपास जब फोटोन गिरता है तब एक इलेक्ट्रॉन कहीं निकलता है। सर ऐसा? हाँ, लेकिन अभी तो हमने पढ़ा था कि एक फोटोन आके एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो 1-to-1 इंटरेक्शन है। 1-to-1 इंटरेक्शन है, जैसा कि आइंस्टाइन ने बताया था। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ये कहता है कि फोटोन आया। अब मान लो यहां पे वर्क फंक्शन तुम्हारा, इसमें वर्क फंक्शन मान लो तुम्हारा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पे एक फोटोन आया, इस फोटोन की एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस फोटोन की एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं। अब मान लो 2 फोटोन यहां पे मिल गए, 2 फोटोन मिल गए, तो दोनों की मिलकर एनर्जी क्या होगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यहां पे 2 फोटोन, फोटोन को ऐसे गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 फोटोन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को भगा के लेके जाएगा? बोलता नहीं, यहां पे थोड़ी सी इंसानियत बाकी है, एक का एक के साथ इंटरेक्शन होता है। देखो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 1-to-1 इंटरेक्शन, ये एक का ही इंटरेक्शन एक के साथ होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि मान लो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, एक फोटोन आए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी चाहिए था निकलने के लिए, इस फोटोन के पास उतनी एनर्जी नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मान लो मैं गया फोटोन बन के इलेक्ट्रॉन को निकालने, मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो एक और मैं अपने जैसा ढूंढ लिया और 2 लोग मिलकर इसको निकाल लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक ही टाइम पे 2 फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट नहीं करता। इसका और सुनो दूसरा कहानी, मान लो फोटोन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब मान लो फोटोन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को चाहिए 2, तो अब 10 में से 2 देगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब आगे जाते जाते दूसरे पे भी इसका दिल आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन को बोलेगा ओए चलोगे मेरे साथ, चलो चलो मेरे पास बहुत एनर्जी है। मान लो एक फोटोन आया, ये फोटोन है और इसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 2 ही चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बोल दे कि एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले लिया। फिर आगे चलते चलते इसका मन डोल गया, बोले इसको भी पकड़ लेते हैं, चल तू भी चल रहे, तू भी चल। क्या एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर सकता है? नो, रॉन्ग। एक बार में एक का एक के साथ ही इंटरेक्शन होता है। ये किसने बोला था? ये बोला था आइंस्टाइन साहब। बोलो समझ आया? ये ऐसे बना देता हूं इस चीज को समझने के लिए। देखो 2 फोटोन जाके एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते, ठीक है? ओके सर जी। अच्छा, एक फोटोन 2-3 इलेक्ट्रॉन को एक साथ नहीं निकाल सकते, क्लियर? ठीक है, क्यों? क्योंकि एक 1-to-1 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होता है, एक का एक के साथ इंटरेक्शन होता है, 2 का एक के साथ इंटरेक्शन नहीं हो सकता। ये क्या कर लिखा है? 1-to-1 इंटरेक्शन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। अबे तुम्हें ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई ये फोटोन आया खूब सारा एनर्जी लेके एक इलेक्ट्रॉन को भगा के ले गया, दूसरे पे भी आ गया, तू भी चल ले, तू भी चल ले, तू भी चल ले, तू भी चल ले। अबे ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक साथ इंटरेक्शन जब होगा तो एक का एक के साथ ही होता है, वो 2 के साथ चिपकता नहीं है, 2 के साथ चिपकता नहीं है। अब दिक्कत आ गई, क्या आइंस्टाइन के एजम्पशन में और इफिशिएंसी में दोनों कंट्राडिक्टरी बातें हैं? बताओ, दोनों कंट्राडिक्टरी बातें हैं। अब आइंस्टाइन क्या कर रहा है कि एक फोटोन आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाले, इफिशिएंसी क्या कह रहा है? 1000 फोटोन आएंगे तब एक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल फेनोमेना, प्रैक्टिकल आउटकम और आइंस्टाइन की थ्योरी में क्या कंट्राडिक्शन आ गया? आइंस्टाइन की थ्योरी में कंट्राडिक्शन आ गया? बोलो यस और नो।
भाई ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1000 फोटोन चाहिए, ये कह रहा है नहीं एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन निकालता, 1000 नहीं चाहिए। क्या दोनों में कंट्राडिक्शन आ गया? दोनों में कंट्राडिक्शन आ गया? हाँ सर बात तो उल्टा है दोनों। ये कह रहा है कि एक एक से ही निकलेगा, एक का एक के साथ होगा, वो कह रहा है नहीं 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 1000 आएंगे तब एक निकलेगा। अब बताओ दोनों में प्रॉब्लम आ गया क्या? हाँ। दोनों में कंट्राडिक्शन आ गया क्या? हाँ। अब बताओ कंट्राडिक्शन कैसे सॉल्व करोगे? तुम तो पढ़ चुके हो ना फोटो इलेक्ट्रिक, बताओ कंट्राडिक्शन को कैसे सॉल्व करोगे? सर आपने इफिशिएंसी वाले कंसेप्ट में ये बोला कि 1000 फोटोन अप्रॉक्स एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, तो ये 1 टू इंटरेक्शन नहीं हुआ ना। हाँ माही जी, that is the biggest problem that I'm talking about. This is the problem that Einstein also facing this, this is the main problem, you know. दिव्यांश 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 10 फोटोन से 10 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। एक यार एक का एक टाइम पर, एक ही टाइम पर एक का 10 के साथ कैसे करा देगा? सर क्यों एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन को ले नहीं जाएगा? नहीं, क्यों? इलेक्ट्रॉन, हेलो 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 हेलो, क्या अभी भी लगेगा क्या? अरे अभी लगेगा कि खत्म हो गया? अभी भी लगेगा मेरे हिसाब से, अब खत्म हो गया। चलिए चलिए आप ऐसे समझिए, बट ऐसे समझिए आप कि मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन किसी के इंतजार में बैठा है, उसके साथ वो भागना चाहता है, ठीक है, उसके साथ भागना चाहता है। अब उसको भगाने के लिए आया फोटोन। फोटोन की औकात थी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और फोटोन की औकात थी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फोटोन की औकात नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अब मान लो फोटोन का एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए वर्क फंक्शन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो इलेक्ट्रॉन उसके साथ भागने के लिए तैयार है। मैं तो रेडी बैठी हुई तैयार, ले चलो फोटोन हमारे। अब तुम कह रहे हो कि एक फोटोन आया जिसकी एनर्जी थी 10 और इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 2 चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन उसके लिए भागने के लिए तैयार है, तो क्या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पड़ोसी, इलेक्ट्रॉन की बहन सबको भगा के ले जाएगा? अबे माना कि इलेक्ट्रॉन भागने के लिए बैठा है, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि पूरे खानदान के साथ इलेक्ट्रॉन भागेगा, एक ही भागेगा ना एक साथ। गजब बात करता हूं। चेंज मोमेंटम निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, एच वाई लेमडा माइनस एच वाई लेमडा। ले ले चप्पल मारूंगा इसको। डायरेक्शन भी तो देख, ऊपर एच वाई लेमडा और माइनस एच वाई लेमडा, चेंज निकालते फाइनल माइनस इनिशियल। बट इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि एक तरफ हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 1000 फोटोन चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी आर कंसिडरिंग 1 to 1 इंटरेक्शन। ये बात थोड़ा क्लियर नहीं हुआ रश्मि दहिया जी का। अजी रश्मि दहिया जी एंड लाइक माही गुप्ता जी, रश्मि दहिया जी, सभी लोग, आप तो बायो के स्टूडेंट हैं, आप तो वो भी पढ़ते होंगे जिसमें वो होता है, उसमें ऐसा होता है कि मिलियंस ऑफ मिलियंस आते हैं लेकिन एक ही सरवाइव करता है। आते बहुत लोग हैं लेकिन मिलता सबको थोड़ी ना। अब उधर से हजारों फोटोन चांस मारने आए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो किसी एक ही के साथ भागेगा, सबको थोड़ी ना मिलेगा मौका। सर मतलब उसमें वो जो पढ़ते हैं आप बायो में, मिलियंस ऑफ वो क्या आता है वो, तो उसमें से एक ही का हो पाता है, बाकी का नहीं हो पाता है। वही वाली बात है, आए हजारों लेकिन हजारों को नहीं मिला ना, एक को ही मिला। आप तो पढ़ते हैं ना वो, वही वाली कहानी है। हाँ, इवोल्यूशन नहीं, रिप्रोडक्शन। सिंपल है, वेरी सिंपल है। अब बहुत सारे लाखों करोड़ों हजारों क्यों ना आ जाए, लेकिन होगा इंटरेक्शन तो एक का एक के साथ होगा। जैसे मान लो 10,000 फोटोन है और वहां पे 100 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, तो 10,000 फोटोन आए, उसमें से सिर्फ 100 फोटोन ही 100 इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, बाकी 9,990 ऐसे ही घूमते हुए निकल जाएंगे। समझ आ गया कि नहीं?
इसको दूसरे तरीके से समझो, ऐसे भी समझो। मान लो ये मेटल सरफेस है, इस पर 1000 फोटोन आया, उस 1000 फोटोन में से एक ही फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर पाया, 999 फोटोन ऐसे ही पार कर गए, उनका इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, शून्य बटा सन्नाटा। एक्चुअल में ये होता है। और समझो, फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उससे। मान लो फोटोन आके लात मार के इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, समझो ऐसे, फोटोन आया, लात मार के इलेक्ट्रॉन निकाल, अगर उसकी कैपेसिटी लात मारने की वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो निकाल पाएगा। अब 100,000 फोटोन है, 1000 फोटोन ने लात मारा, उसमें से एक फोटोन का लात इलेक्ट्रॉन पे पड़ा, 999 फोटोन हवा में लात मार के निकल गए। समझ में आया कि नहीं आया? बता रहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, धुआं धुआं हो गया कि नहीं? समझो, ये फोटोन आ रहा है, लात मार के इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। अब कितने फोटोन आए? 1000 फोटोन आए। उसने लात मारा तो 999 का लात हवा में गया, एक का लात इलेक्ट्रॉन पे पड़ा, उससे निकाल दिया। दिस इज कंफ्यूजिंग? नो, MR इज हेयर, नो कंफ्यूजिंग, वेरी मच इजी, आई एम हेयर। बोलो मजा आया कि नहीं आया? फोटो इलेक्ट्रिक में तुमने, बाकी फोटोन वापस चले जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे, वापस कौन जाता है, बर्बाद हो जाएंगे। वापस कोई सुधरा है? वो आया था इलेक्ट्रॉन के चक्कर में, उसको मिला नहीं तो बर्बाद हो गया, खत्म, वो मेटल में कंज्यूम हो जाएगा, वापस तो नहीं जाएगा। वापस कैसे जाएगा? वो आया तो आया। 1000 में से एक के पास सफिशिएंट एनर्जी और ओरिएंटेशन करेक्ट होगा। नहीं, एनर्जी तो सबकी बराबर होगी ना बीम में बेटा, एनर्जी तो सबकी बराबर है। सर दैट 99 फोटोन आर लॉस्ट देयर एनर्जी फॉर इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन। नहीं, एक इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन एक फोटोन से हुआ, बाकी 999 फोटोन ऐसे ही चले गए, बाकी के रिफ्लेक्ट हो गए होंगे, एब्जॉर्ब हो गए होंगे, कुछ हो गया होगा। बोलो, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना डीप में चमका कि आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं क्या? हाँ सर, पढ़ा भी सकते हैं। क्यों 1 to 1 इंटरेक्शन लिखा, क्यों ऐसा लिखा? ठीक है सर, नेक्स्ट देखो, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट समझिए। क्या यहां पे फोटोन एनर्जी लेके आया? हाँ सर, फोटोन एनर्जी लेके आया, वो दिया इलेक्ट्रॉन को। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन को दिया, इलेक्ट्रॉन उसमें से अपने वर्क फंक्शन के बराबर कंज्यूम कर लिया। मान लो फोटोन की एनर्जी ज्यादा रही होगी तो बचे हुए जो वर्क फंक्शन में जितना यूज हुआ वो तो यूज कर लिया, बचा हुआ एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके साथ में जाएगा। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी? अब यहां पे एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए फोटोन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको निकलने के लिए चाहिए, सिर्फ 2 ही चाहिए, तो बची हुई काइनेटिक एनर्जी में कितना जा सकता है? तो काइनेटिक एनर्जी में जो जा सकता है वो जा सकता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 2 यूज हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में जो स्टोर हो सकता है वो इतना हो सकता है। हाँ, तो यहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम अगर लिखे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन के बराबर आ सकता है। मैक्सिमम एनर्जी जो मैक्सिमम जा सकता है 8। अब बताओ, क्या 8 से ज्यादा जा सकता था एनर्जी में? इससे ज्यादा जा सकता है। जैसे मान लो फोटोन की एनर्जी है 10, वर्क फंक्शन है 2, और काइनेटिक एनर्जी जो हम निकाल रहे हैं 10 में से 2 गया 8, क्या 9 हो सकता है एनर्जी? नहीं सर, 9 नहीं हो सकता, मैक्सिमम मैक्सिमम इतना हो सकता है। क्या 10 हो सकता है? सर 10 कैसे होगा? 10 तो दिया ही था, उसमें से 2 खर्च हो गया तो बचा हुआ 8 ही होगा ना। क्या फोटोन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन को घटाएंगे, ये फोटोन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन को घटाएंगे तो क्या बचा हुआ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही उसके पास बचेगा? हाँ? क्या इससे ज्यादा पॉसिबल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास? कैसे पॉसिबल होगा यार? नहीं सर, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, समझ आ गया, ठीक है। क्या इससे कम हो सकता है? तो सर कम हो सकता है। कम कितना हो सकता है? कम तो सर 7 भी हो सकता है। सर 7 कैसे? मान लो 10 ही आया, उसमें से 2 यूज हुआ और एक कोलिजन में खर्च हो गया और बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी में गया, तो बचा हुआ कितना पहुंचेगा इसके पास? सर 10 आया, 2 वर्क फंक्शन में, एक काइनेटिक कोलिजन में खर्च हो गया तो 7 बचा। 7 हो सकता है। क्या 6 हो सकता है? हाँ सर, 6 भी हो सकता है, 2 कोलिजन में खर्च हो गया तो। क्या 5 हो सकता है? सर 5 भी हो सकता है, 3 कोलिजन में खर्च हो गया तो। क्या 4 हो सकता है? 4 भी हो सकता है। सर यहां पे मान लीजिए कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलिजन में खर्च हो गया तो इधर उधर से ऐसे ऐसे भंडवा रहा है। अच्छा, 8 अगर मान लो 7 कोलिजन में खर्च हो गया तो 2 वर्क फंक्शन में, 7 कोलिजन में, टोटल कितने हुए? 9। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना बचेगा? 1। सर ऐसा भी हो सकता है क्या? 10 आया,
2 वर्क फंक्शन में खर्च हुआ, बचा हुआ 8 काइनेटिक कोलिजन में खर्च हो गया होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बचेगा? 0। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू के मैक्स तक। क्या ऐसा हो सकता है कि 10 आया, उसमें से 2 तो वर्क फंक्शन में खर्च हो गया और बचा हुआ 10 कोलिजन में खर्च हुआ? अबे 10 कैसे होगा? 10 में से 2 तो यूज हो गया, तो बचा 8 था ना, तो मैक्सिमम 8 ही तो कोलिजन में खर्च हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है वहां पे बहुत सारे बीम में, वो 0 से के मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आया? अरे भाई, मैं तुम्हें, जैसे तुम मान लो अपने घर में बैठे हो, ठीक है, मैं तुमको समझाता हूं। तुम अपने घर में बैठे हो, अब तुम्हारी छोटी बहन है तुमको जो बाहर नहीं जाने दे रही। मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, बोला कि देख अपनी छोटी बहन को 10-50 मुंह पे मार और निकल जा घर से। तो तू 100 रुपए लेके गया, अपनी छोटी बहन को 200 दे सकता है? तू तो खुद भीख मंगा है, मेरे से 100 रुपए लेके गया, अपनी छोटी बहन को 200 कैसे देगा? तो मैक्सिमम तो अपनी छोटी बहन को दे सकता है, तो कितना दे सकता है? 100 रुपए ही तो दे सकता है। दिमाग है थोड़ा? हाँ सर 100 रुपए ही दे सकता हूं। सोच, तो मैं अगर फोटोन को एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, वर्क फंक्शन में 2 खर्च हो गया, अबे मैक्सिमम कितना लॉस कर सकता है? 8 ही लॉस कर पाएगा ना? क्या 20 लॉस कर पाएगा कोलिजन में? अबे जितना है उसी में से कुछ लॉस करेगा। अब इसके पास जो बचा है वही तो लॉस करेगा कोलिजन में। तो जैसे मान लो 10 दिया, 2 वर्क फंक्शन में चला गया और 8 कोलिजन में खर्च हो सकता है, तो मैक्सिमम मैक्सिमम जो बचा हुआ है वही जाएगा। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन की वैसे भी काइनेटिक एनर्जी निगेटिव में हो नहीं सकती है। तो यहां पे तुमसे सवाल पूछेगा, मैं बार स्कैम करके तुमको सिखाता, लेकिन ऐसे तू सीख ले कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्चुअल में 0 से के मैक्स के बीच होता है। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कोलिजन को इग्नोर किया है, थोड़ा भी कोलिजन में लॉस नहीं माना है, तभी वो बचा हुआ पूरा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये आइडियल कंडीशन, एक्चुअल में ये रेयर होता है। आइडियल कंडीशन माना है हमने, नो कोलिजन। हमने ऐसा माना है कि फोटोन आया, वर्क फंक्शन में अपनी एनर्जी खर्च किया और बचा हुआ पूरा काइनेटिक एनर्जी में गया, तब ये रिलेशन आया है। ये ऐसे वैसे नहीं आया है, एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है। होता क्या है कि जो बचा हुआ एनर्जी बचेगा वर्क फंक्शन के बाद, उसमें से पूरा पूरा लॉस कर सकता है या जी कुछ भी लॉस नहीं कर सकता है। तो पूरा लॉस कर सकता है और कुछ भी लॉस नहीं कर सकता, उसके बीच जो बचेगा एनर्जी वही काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। अगर पूरा लॉस कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी 0, और पूरा ले गया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसी के बीच काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगा। सोच, मजा आया कि नहीं आया बता? मजा आया कि नहीं आया? मतलब ये जो तू इक्वेशन लिख रहा है ना, ये एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है। ये आइडियल कंडीशन पे माना गया है कि तू एक भी कोलिजन नहीं मान रहा है, तब जाके जो फोटोन की एनर्जी आई उसमें से वर्क फंक्शन में खर्च होगा और बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, तब, सिर्फ और सिर्फ तभी। ओ बाप रे, मतलब हम कोई भी कोलिजन कंसीडर नहीं कर रहे तब की कहानी है बस। यस, कोई भी कोलिजन कंसीडर नहीं कर रहे हैं तब की कहानी है बस। बोलो मजा आया कि नहीं आया? और बचा हुआ जो एनर्जी है वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में तभी जाएगा जब कोई कोलिजन नहीं हुआ, और कोलिजन होगा तो मैक्सिमम लॉस कर सकता है, और मैक्सिमम लॉस करेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो बचेगा वो 0 बचेगा। तो क्या ये 5-6 बातें आपको समझ में आई? ये 5 बातें ये हुई ना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछे तो ये यूज करना। अच्छा, सवाल को ध्यान से पढ़ना। अगर सवाल में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो ये लिखोगे, और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो ये लिखो। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो ये लिखो। क्लियर? क्लियर? ओके। अब यहां देखो, मान लो बेटा, मान लो बेटा यहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकले। अब इस सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी, निकलने के बाद ही अलग होगी। जल्दी बताइए, ऑल इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी और डिफरेंट? ऑल इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन, इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, मान लो सब फोटोन, सारे फोटोन की एनर्जी सेम है। मान लो सारे फोटोन की एनर्जी सेम है, सारे फोटोन की एनर्जी सेम है, और यहां से एक ही प्लेट से सारे निकल रहे हैं, तो ऑल इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी और डिफरेंट? डिफरेंट, सोच के जवाब देना। सेम, बी डिफरेंट।
सर फोटोन में सबकी एनर्जी सेम है? हाँ, फोटोन में सबकी एनर्जी सेम, जितने भी फोटोन है सबकी एनर्जी बिल्कुल सेम है और एक ही मेटल सरफेस से निकल रही है, एक ही मेटल सरफेस से निकल रही है। फोटोन की सबकी एनर्जी सेम। ऑल इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन will have all ejecting electron have same kinetic energy or different? ऑप्शन ए सेम, ऑप्शन बी डिफरेंट। सोच के जवाब दीजिएगा प्लीज। और रीजन भी लिखिएगा कि आप क्यों सेम सोच रहे, क्यों डिफरेंट सोच रहे, क्यों सेम सोच रहे, क्यों डिफरेंट सोच रहे, रीजन भी बताइएगा। क्यों सेम सोच रहे, क्यों डिफरेंट सोच रहे, रीजन भी बताइएगा। बताइए क्यों सेम होगा, क्यों डिफरेंट होगा, बताइए। चलिए, ऑब्वियस सी बात है सबका डिफरेंट एनर्जी होगा। अभी तो मैंने बताया कि कोलिजन होगा। अब कोलिजन सबकी एक जैसी होगी ये जरूरी थोड़ी ना है। क्या गधे बच्चे हो यार, जो सेम बोलने वाला उस पर मुझे दया आ रही है। इतने मेहनत से 74-75% बच्चे समझ गए, इतने मेहनत से तुम्हें समझाया है, तूने केमिस्ट्री में क्या ही पढ़ी होगी वो तो मुझे समझ आ गया। ये तुम क्या हो गए 22%, दिमाग से थोड़े पैदल हो गया। सर हम नहीं सोच पाए, हमें लगा फोटोन की एनर्जी सेम है और सेम ही सरफेस है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकलने के बाद सेम होनी चाहिए। मैंने क्या बताया तुम्हें, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये तब लेते हैं जब कोई कोलिजन ना हो, उस केस में मैक्सिमम आएगी। लेकिन यार जितने इलेक्ट्रॉन निकले सबकी एनर्जी सेम कैसे होगी भाई, अलग अलग होगी। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सबकी कोलिजन अलग अलग होगी। मान लो कोई कोलाइड किया, कोई 2 बार किया, कोई 3 बार किया, कोई 4 बार किया। नंबर ऑफ कोलिजन भी हमें नहीं पता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन होगा, अलग अलग टाइप का कोलिजन होगा। और ये सर जी ये हम नहीं सोचे थे, सोचना चाहिए ना ये। अब देख ध्यान से सोच, मान ले 10 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, कि 10 के 10 की एनर्जी सेम है? नहीं सर, सबकी एनर्जी अलग है। क्या यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे कि कम पहुंचेंगे? सर वो तो सर कम ही पहुंचेगा, सब तो नहीं पहुंचेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पे लुढ़का हुआ मिल रहा है, इतनी सफिशियंट एनर्जी नहीं थी कि एनोड के पास पहुंच पाए, उस प्लेट के पास पहुंचे। अभी न्यूट्रल प्लेट है, अभी प्लस चार्ज नहीं किया, न्यूट्रल प्लेट। तो मान ले 10 इलेक्ट्रॉन निकला, 10 में 3 ही के पास सफिशियंट एनर्जी था जो यहां तक पहुंच पा रहा था। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के फिर यहां पे करंट थोड़ा सा दे के इस प्लेट तक पहुंच जाएंगे। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर मैं ग्राफ बनाऊं करंट जो कि आएगा तुम्हारा I बराबर NE/T, जिसको हम फोटो करंट भी कहते हैं। क्या फोटो करंट जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके प्रोपोर्शनल होगा? हाँ सर, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके प्रोपोर्शनल होगा। और ये है तुम्हारा सिंपल सा, एक बैटरी लगाएंगे, उसका ईएमएफ अभी 0 है, मैंने अभी नहीं लगाया। तो मान लो 10 में से 7 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सॉरी 10 में से 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। समझिए, 10 इलेक्ट्रॉन आए जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच रहे हैं। समझ में आया? हाँ। अब मान लो यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन पहुंचे, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? सर इसको पॉजिटिव चार्ज बना दो। कैसे बना दो इसको पॉजिटिव चार्ज? सर एक बैटरी लगा दो यहाँ पे जिसका हायर पोटेंशियल इसकी तरफ हो। बैटरी का मान लो ईएमएफ तुम कुछ रख दो तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज होगा तो 10 में से 3 पहुंच रहे थे, ये अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो चौथा जो यहां इलेक्ट्रॉन गिर रहा था उसको उठा के यहां खींच लेगा, थोड़ा सपोर्ट कर देगा। तो जैसे तुम इसको पॉजिटिव चार्ज करोगे तो क्या बिना चार्ज के ही 10 में से 7 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहेंगे? थोड़ा पॉजिटिव चार्ज करोगे, सॉरी 10 में से 3 पहुंच रहे थे, अगर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज करोगे तो 10 में से 4 पहुंचने लगेंगे। हाँ सर 10 में से हो सकता है 4 पहुंचने लगे। थोड़ा और ईएमएफ बढ़ाओगे तो 10 में से हो सकता है 5 पहुंचने लग जाए, और ईएमएफ बढ़ाओगे तो 10 में से हो सकता है 6 पहुंचने लग जाए, और ईएमएफ बढ़ाओगे तो 10 में से हो सकता है 7 पहुंचने लग जाए, और ईएमएफ बढ़ाओगे 8 पहुंचने लग जाए, और बढ़ाओगे 9 पहुंचने लग जाए, और बढ़ाओगे 10 पहुंचने लग जाए, और बैटरी का ईएमएफ बढ़ा दो, फिर तो 10 के 10 ही रहेंगे। अब इससे ज्यादा तो बढ़ ही नहीं सकता ना। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? लॉजिक मैं बता रहा हूं, ऐसे समझो। मैं यहीं पे बना लेता हूं, मैं यहीं पे बना लेता हूं।
ये हमने बनाया, ये हमने प्लेट लगाई, ठीक है भाई, ऐसे हमने प्लेट लगा दिया और यहां पे हमने एक बैटरी लगाई। अगर मान लो इस बैटरी की ईएमएफ अभी 0 रख रहे हैं और यहां पे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट मेजर करा, तो जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना करंट आएगा। मान लो यहां पे ईएमएफ 0 है तो 10 इलेक्ट्रॉन में से 3 पहुंच गए। अगर मैं बैटरी का ईएमएफ बढ़ाऊंगा, क्या 10 में से 4 पहुंचने लगेंगे? बैटरी का बनाऊंगा 5 पहुंचेंगे, 6 पहुंचेंगे, 7 पहुंचेंगे, 8 पहुंचेंगे, 9। ये एग्जांपल ले रहा है बस। हो सकता है वहां पे 300 होंगे, फिर 400 होंगे, 500 होंगे, 600 होंगे। तो इस तरीके से करंट बढ़ता जाता है जैसे जैसे बैटरी की ईएमएफ बढ़ाओगे। लेकिन एक लिमिट के बाद जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो उसका कांस्टेंट हो जाएगा। एक लिमिट के बाद जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। बोलिए, सारे इलेक्ट्रॉन जब पहुंच जाएंगे उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ सर, सारे इलेक्ट्रॉन जब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अगर मैं बैटरी को उल्टा लगा दिया तो, अगर मैं बैटरी को उल्टा लगा दिया तो, अगर मैं बैटरी को उल्टा लगा दूं तो इलेक्ट्रॉन रोकने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन को रोकने लग जाएगा। अब बैटरी को जैसे उल्टा लगाया तो पहले 3 पहुंच रहे थे, उस साथ 2 ही पहुंचेंगे। जैसे बैटरी को उल्टा लगाया और उसकी पोटेंशियल उल्टे में और बढ़ाई तो 3 में से 2 ही पहुंचेंगे, फिर 3 में से 1 ही पहुंचेंगे और बाद में कोई नहीं पहुंचेगा। ये तीनों एक साथ क्यों नहीं रुके, धीरे धीरे क्यों रुके, ये मुझे बताओ। ये तीनों एक साथ क्यों नहीं रुके? पहले पहला रुका, फिर 2 पहुंच रहे थे, फिर दूसरा रुका, 1 पहुंच रहा था, फिर एक और पहुंच रहा था। तीनों एक साथ क्यों नहीं रुके? मान लो 0 ईएमएफ पे 3 इलेक्ट्रॉन अपने आप किसी तरीके से यहां पहुंच रहे थे। पॉजिटिव बैटरी लगाएंगे वो उसको अट्रैक्ट करेगा, उल्टा बैटरी लगाएंगे निगेटिव बैटरी कर देंगे, उल्टा बैटरी कर देंगे निगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इसको रिपेल करना शुरू कर देगा। तो तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ क्यों नहीं रुके? क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम नहीं रही होगी। मान लो तीनों जस्ट पहुंच पा रहे थे लेकिन तीनों की एनर्जी सेम तो नहीं रही होगी। हाँ सर, तीनों की एनर्जी तो डिफरेंट। अब जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी थी उसको रोकने में सबसे ज्यादा एफर्ट होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन, उसको रोकना सबसे टफ होगा। जो ई फोटोन -5 के साथ आ रहा है उसको रोकना टफ होगा। और वो पोटेंशियल अपोजिट में, इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल पीछे है तो साइन तुम देख ही रहे हो, निगेटिव है तो सीधा वी नॉट भी बोल सकते हैं। इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। एट पोटेंशियल एट विच, पोटेंशियल एट विच इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, maximum kinetic energy is stopped. Potential at which electron of maximum kinetic energy having electron of maximum kinetic energy is stopped. उस पोटेंशियल पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा था ना वो भी रुक गया। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो लेके आ रहा था वो भी रुक गया। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी गई कहां? जब भी अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ना, ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रॉन आगे ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पीछे लगता है। तो जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी कहां गई? रुक गया तो कहां गया? पोटेंशियल एनर्जी में चली गई। काइनेटिक एनर्जी के मैक्स बराबर होता है ई वी नॉट। बस यही मेन तुमको समझना था। तो वी नॉट पे कौन रुका है? कोई भी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तरह ईवी नॉट में कन्वर्ट हो गई। ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। ठीक है, जहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसकी एनर्जी थी पूरी की पूरी पोटेंशियल में चली गई तो ईवी नॉट के बराबर हो गया। ये तुम्हारा छठा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छठा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? कि काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास था वो भी रुक गया वी नॉट पोटेंशियल पे। मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी पूरा का पूरा कहां पे कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल। ठीक है। बेटा यार तू कैसा है यार, ये बता तू कैसा इंसान है? 10 दिन बाद तेरी क्लास आज हुई, उस दिन भी तू 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, टाइट लिख रहा है। कितने आराम से कितने प्यार से चीजों को मैंने उठाया आज, देख रहा है? कितना कंसेप्चुअल चीजों को मैंने तुम्हें उठाया आज, कितने अच्छे क्लैरिटी के साथ चीजें पढ़ाया है। फिर भी वही तू हरकत कर रहा है जो क्लास के स्टार्टिंग में किया करता था। ये साला लैग क्यों है बे?
बताओ एक बार, ठीक हो गया क्या लैग? लैग ठीक हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये उन्होंने बोला कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स। ठीक है, अब यहां पे इसी इक्वेशन का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? क्या एनर्जी ऑफ फोटोन को हम एच एफ लिख सकते हैं? एच एफ जहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हो जाएगा। वर्क फंक्शन को एच एफ नॉट लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को के मैक्स ही रहने देते हैं। क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? हाँ। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ई बराबर एच सी लेमडा ऑफ फोटोन या लेमडा ऑफ लाइट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस के मैक्स। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है, फ्रीक्वेंसी दिया है कि आपको वेवलेंथ दिया है, ये इस पे बेस्ट यूज करेंगे आप। क्लियर है यहां तक? हाँ। अच्छा, हम ये भी लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी को ईवी नॉट लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हो। अच्छा, ये भी लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी मैक्स। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर हम इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे तो क्या हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं? हाँ। तो ये सारे वेराइटी है, इसमें से कौन सा यूज करोगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सवाल में कंडीशन क्या दिया हो। सवाल में कंडीशन क्या दिया हुआ, सवाल में किस कंडीशन के साथ क्या पूछ रहा है। पता है मेरा इरिटेशन बहुत बढ़ रहा है, पैर में मेरे पेन है लेकिन फिर भी मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं। 10 दिन बाद तेरी क्लास हो रही फिर भी तू छुट्टी छुट्टी लिख रहा है। मतलब इतनी सी भी शर्म बाकी होगा ना यार, वैसे नहीं करेगा। साला कौन सा घटिया बैच मिला है यार, साला इतना पेन मुझे आज तक किसी बैच में नहीं हुआ है। इतने खुश होके मैं पढ़ाना चाहता हूं तुमको, लेकिन तुम डिजर्व नहीं करते उस चीज को। और अब मैं आज कहता हूं कि ये तुम डिजर्व नहीं करते, जो सही बात है। पढ़ना ही नहीं चाहता है यार, साला एंड एंड लिख रहा है। चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है वैसे। थैंक यू सो मच। जितने लोगों ने एंड एंड लिखा है ना, भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा ना, क्या बोलूं यार, खराब भी बोलना नहीं चाहता मैं। मतलब तेरे लिए गलत भी नहीं बोलने का मन कर रहा है मेरे से, लेकिन मैं सच में, मेरा दिल चाहता है ऐसा, वो भी नहीं बोलूंगा। छोड़, चल देख। आ, 50 बार मना कर दिया फिर भी। देखिए भाई, ये करंट है और ये तेरी ईएमएफ है। तो पहला ग्राफ जो लिनार्ड एंड हर्ट्ज को मिला था, इक्वेशन तो मैंने बता दिया आइंस्टाइन का, लेकिन अभी हम क्या बताएंगे आपको कि लिनार्ड एंड हर्ट्ज का जो ऑब्जर्वेशन था, वो ऑब्जर्वेशन में क्या क्या ऐसा मिला जो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन बताऊंगा। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो लिनार्ड एंड हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था ना वो बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देखो ध्यान से। तो करंट और ईएमएफ, बेटा तुम्हारी औकात नहीं है पढ़ने की तो बैच चेंज क्यों नहीं कर रहे हो, जो अभी तक तुम लगे पड़े हो यहीं पे, जहां कम पढ़ाया जाता है, जहां पे जल्दी से चीजें हो जाती है। अच्छा एक बात बता, मैं चाहता तो स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन कराए थे ना, बोल देता कर लेना, उसके मैं आंसर तक निकाल के लाया हूं, सिर्फ 2-3 सवाल लास्ट के छोड़े हैं। डिसाइड कर ले आज के बाद से, या तो इस क्लास में पढ़, तो एंडेंट लिखना छोड़ दे, छुट्टी छुट्टी लिखना छोड़ दे, या तो ये बैच छोड़ दे, या तो बैच छोड़ दे। मैं पढ़ाऊंगा साला, मैं रात भर मन होगा रात भर पढ़ाऊंगा, मेरी 9 बजे मन होगी 9 बजे छुट्टी दूंगा, 10 बजे मन होगी 10 बजे छुट्टी दूंगा, तो दूसरे बैच में चला जा।
आज से डिसाइड कर ले, या तो मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग पर, और मैं क्या पढ़ा देता हूं यार, 9:15 तक पढ़ा लेता हूं ज्यादा से ज्यादा, 9-10 तक पढ़ा लेता हूं ज्यादा से ज्यादा, सॉरी 8:15 तक। आज से डिसाइड कर ले, और नीट की कसम है तुम्हें कि आज के बाद या तो इस बैच में रहेगा या छुट्टी छुट्टी लिखना छोड़ दे, दो ही ऑप्शन है तेरे पास। या तो तू छुट्टी छुट्टी लिखना छोड़ दे या ये बैच छोड़ दे, ये तुम्हारी कंडीशन। नहीं मैं छोड़ा, नहीं चीजें मैं आ रही है तो मत कर, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। आज के बाद से नीट की कसम है तुम्हें, या तो छुट्टी छुट्टी ऑफ एंड ये लिखना छोड़ दे, या तू बैच छोड़ दे, सिंपल सी बात है। हद होती, एक भी क्लास लेने नहीं दिया, इतना बुरा बुरा बोलते हो, फैमिली पे आ जाते हो साले तुम। बैकलॉग है, बैकलॉग क्लियर करना है, बैकलॉग के चक्कर में साले 11th खराब है तुम्हारा। चलिए देखिए क्या मिला 10 मिनट एक्स्ट्रा खराब करके मेरा। जब ईएमएफ 0 है तो भी थोड़ा करंट मिलता है, क्यों? 10 में से 2-3 तो पहुंच रहे होंगे, 1000 में से 1-100 तो पहुंच रहे होंगे, इस तरीके से। अब जैसे जैसे ईएमएफ बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, एक सैचुरेट हो जाएगा। फिर जब हम घटाएंगे तो करंट घटेगा घटेगा, यहां पे रुक जाएगा। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है जहां पे फोटो करंट 0 हो जाता है, और यहां पे ईएमएफ बढ़ाने पे पहले करंट बढ़ता है फिर सैचुरेट कर जाता है। इसको हम कहते हैं सैचुरेशन करंट, आईएस, इसको कहते हैं सैचुरेशन करंट। सेचुरेशन करंट कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है? वो करंट जिसके बाद तुम कितना भी ये में बढ़ा लो, इससे ज्यादा करंट नहीं बढ़ सकता। तो आई को तो हम बोलते हैं फोटो करंट। सॉरी यार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं इरिटेट हो गया थोड़ा सा, सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए भी मैं इरिटेट हो गया, मतलब मुझे इतना इरिटेट होना नहीं चाहिए था। तबीयत ठीक नहीं इसलिए हो गया बस। चलिए, तो फोटो करंट क्या होता है? कोई सा भी करंट, करंट की वैल्यू। और सेचुरेशन करंट वो होता है जब करंट तुम्हारा कांस्टेंट हो जाए, करंट तुम्हारा क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, उसको कहते हैं हम सेचुरेशन करंट, उसको कहते हैं हम सेचुरेशन करंट। करंट कांस्टेंट हो गया उसको कहते हैं सेचुरेशन करंट, और करंट जब 0 हो जाता है उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे सेचुरेशन करंट, चलो कल पढ़ेंगे यार, सॉरी तो तबियत ठीक नहीं यार, मैं सो नहीं पा रहा। ठीक है कल पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत है। आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा 5-7 मिनट खराब किया। अब पढ़ने वाले बच्चे भी मुझे बुरा ही बोलेंगे, मतलब हर सब के लिए तो मैं ही बुरा हो गया, पढ़ने वाले बच्चे ही मुझे ही बुरा बोलेंगे, सर आपको इग्नोर करना चाहिए था, आपको पढ़ाना चाहिए था। बेटा मैं पढ़ाता, लेकिन समझो थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, आज ही मैं डॉक्टर से दिखा के आया हूँ, पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है किसी वजह से, ठीक है, बोन में, जॉइंट्स में, है ना, तो इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई, कहीं नहीं भाग रहा। ठीक है, तो समय वैसे भी हो गया, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। तबीयत ठीक होता तो पढ़ा देता है, तबीयत खराब है इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्लीज समझो, तबीयत खराब है मेरी।